फ्रेंड्स, आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया इस प्यार और सपोर्ट के लिए। आप लोग अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए क्योंकि हम आपके लिए रिबॉर्न से जुड़ी और रोमांचक एडवेंचरस कहानियाँ लगातार लाते रहेंगे। तो बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। यान निवास पर वापस दाओहुआ परिवार के वरिष्ठ सदस्यों और मेहमान मैडम डोंग और सू से मिलने के लिए यान वेंकाई और सू शियू के पीछे सोनगे आंगन तक गई, फिर अपने आंगन में लौट आई। क्या युवानयाओ मेरे साथ नहीं है? आंगन में लौटने पर दाओहुआ ने तुरंत गुयू से पूछा, जो नौकरानियों को सफाई का निर्देश दे रही थी। गुयू ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, वह यहाँ है। मिस डोंग थोड़ी थकी हुई लग रही थी और आपके बिस्तर पर आराम कर रही है। दाओहुआ ने सिर हिलाया और तेजी से कमरे में प्रवेश किया। इस समय डोंग युवानयाओ आलस्य से दाओहुआ के बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसके हाथ में एक कहानी की किताब थी, लेकिन उसका दिमाग कहीं और था और किताब उल्टी थी। यह देखकर दाओहुआ हंसी और उसके हाथ से कहानी की किताब लेने के लिए आगे बढ़ी। तुम क्या सोचने में इतने तल्लीन हो? डोंग युवानयाओ पहले तो चौंक गई, लेकिन जब उसने देखा कि यह दाओहुआ है, तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं। जैसे ही वह बोली, उसने कहानी की किताब वापस छीन ली। दाओहुआ ने किताब के लिए उसके साथ कुश्ती जारी नहीं रखी, बल्कि तापमान जानने के लिए उसके माथे को छूने की कोशिश की। डोंग युवानयाओ हंसे, बीशी वापस आए और आपके निर्देशानुसार मेरे लिए अदरक का सूप तैयार किया और मैंने एक बड़ा कटोरा पी लिया। मुझे सर्दी नहीं होगी। यह देखकर कि डोंग युवानयाओ को बुखार नहीं था, दाओहुआ ने अपना हाथ हटा लिया। आज आप भीग गए हैं, आपको अभी भी सावधान रहने की जरूरत है। फिर वह मुस्कुराई और बोली, आपको वास्तव में आज ग्लास स्टोव में हमारे साथ शामिल होना चाहिए था। सिस्टर सू को चमकदार कांच के बर्तनों के कई अच्छे टुकड़े मिले। डोंग युवानयाओ ने अपना सिर हिलाया। यान वेंकाई शियू के लिए उपहार चुन रहा था, मेरे पास वहां क्या जगह थी? डोंग युवानयाओ के उत्साह में कमी को देखते हुए दाओहुआ ने लेटने के लिए एक तकिया खींच लिया और एक पल की चुप्पी के बाद उसने पूछा, आज आप डरे हुए नहीं थे, क्या आप थे? डोंग युयान्याओ ने अपना सिर हिलाया। मैं उस समय थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, तो यह इतना बुरा नहीं था। दाओहुआ के बगल में लेटते हुए उसने कहा, ये क्या आपको यह अजीब नहीं लगता कि हर बार जब मैं सन चांगजे से मिलती हूँ, तो कुछ अप्रत्याशित घटित होता है? डोंग युवानयाओ और सुन चांगजे के बीच कुछ मुकाबलों को याद करने के बाद दाओहुआ ने हंसते हुए जवाब दिया, आपने इसका उल्लेख नहीं किया था और मुझे इसका एहसास नहीं था, लेकिन अब जब आपने इसका उल्लेख किया है, तो यह वास्तव में ऐसा लगता है। डोंग युयान्याओ पूछने से पहले कुछ देर के लिए चुप हो गया। ये सन चांज ने मुझे 3 बार बचाया है। 1 या 2 बार यह संयोग हो सकता है, लेकिन 3 बार के बारे में क्या? क्या आपको लगता है कि इसका मतलब है कि हमारा भाग्य एक तरह का है? दाओहुआ ने अपने होंठ भींचे और कोई जवाब नहीं दिया। वह नहीं जानती थी कि कैसे उत्तर दूं। अगर उसने कहा कि उनकी कोई नियति है, तो उसे डर था कि युवानयाओ सन चांगजे पर और भी अधिक मोहित हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि वे थोड़े भी मजबूर नहीं लग रहे थे। डोंग युयान्याओ ने आगे कहा, ये मुझे लगता है कि मैंने पहले गलती की है। मुझे आपके और लिटिल प्रिंस के बारे में आपसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। दाओहुआ आश्चर्यचकित हो गया और उसकी ओर मुड़ा। हम डोंग युवानयाओ ने छत के ऊपर की ओर देखा। शुरुआत में जब मैंने छोटे राजकुमार को आपके प्रति इतना ध्यान रखते हुए देखा, तो मैंने आपको उससे दूरी बनाए रखने की सलाह दी। अब जब मैं इस पर विचार कर रहा हूं, तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। दिल के मामले अक्सर हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। दाओहुआ ने चुपचाप डोंग युवानयाओ को देखा। क्या युवानयाओ अपनी भावनाओं को दूसरों पर प्रदर्शित कर रही थी? क्या वह सन चांगजे के बारे में इतनी चिंतित हो गई थी? थोड़ी देर बाद दाओहुआ ने आखिरकार कहा, मुझे पता है कि आप मेरे लिए अच्छा चाहते थे। डोंग युवानयाओ अचानक दाओहुआ की ओर मुड़े। क्या आप इसके बारे में चिंतित हैं? मैं बता सकता हूं कि आप भी अब लिटिल प्रिंस के बारे में बहुत चिंतित हैं। लेकिन वह एक दिन बीजिंग लौट आएगा। क्या आपने सोचा है कि आप तब क्या करेंगे? दाओहुआ काफी देर तक चुप रहा। पिछले 2 वर्षों में मेरे पिता की उपलब्धियां काफी अच्छी रही हैं। मुझे लगता है कि यह बहुत संभव है कि उन्हें बीजिंग में तैनात किया जा सकता है। सोने की खदान, लोहे की खदान और 8वें राजकुमार के संदेश की तस्करी के मामले को सुलझाना, सभी ने उसकी सराहना की थी। जियो येयांग ने कहा था कि श्रेय उन्हें मिलने की संभावना कम है, लेकिन इससे उनके पिता और भाइयों को फायदा हो सकता है। डोंग युवानयाओ, लेकिन बीजिंग में भी आपके और छोटे राजकुमार के बीच की स्थिति में अंतर अभी भी बहुत बड़ा होगा। क्या होगा यदि, उदाहरण के लिए, महारानी डोवेगर या सम्राट ने छोटे राजकुमार के लिए शादी की व्यवस्था करने का फैसला किया?
दाओ हुआ ने अपने होंठ एक साथ दबाए, उसका स्वर थोड़ा तनावपूर्ण था। यह जियो येयान का मामला है जिसे खुद ही सुलझाना होगा। डोंग युवानयाओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। क्या आप नाराज हैं? दाओ हुआ ने अपना सिर हिलाया। मुझे लगता है कि वह बहुत परेशान करने वाला है। डोंग युवानयाओ एक पल के लिए चुप हो गई। उसे ऐसा लग रहा था कि उसने लिटिल प्रिंस को अनुचित दोष देने दिया है। हर चीज के दो पहलू होते हैं। शाही परिवार के सदस्य के रूप में निश्चित रूप से दूसरों की तुलना में अधिक बंधन झेलने पड़ते हैं। एक आह भरते हुए वह आगे बोली, बहुत कम रुतबा रखना भी अच्छा नहीं है। दाओ हुआ ने उसकी ओर देखा। क्या आप सन चांगजे के बारे में बात कर रहे हैं? डोंग युवानयाओ ने कबूल करने से पहले झिझकते हुए कहा, मैं उसे काफी पसंद करता हूं। विचार करने के बाद दाओ हुआ ने अंततः कहा, युवानयाओ, मुझे भी लगता है कि सन चांगजे बुरे नहीं हैं। हालांकि यह सिर्फ इसलिए हो सकता है कि हम उनके द्वारा प्रदर्शित गुणों से आकर्षित हैं जो अन्य कुलीन अधिकारियों की संतानों से भिन्न है। लोग कम समय में बहुत आसानी से नए और नए व्यक्तियों और चीजों के प्रति पसंद विकसित करने लगते हैं। लेकिन किसी के साथ घुलना मिलना, खासकर यदि आपको लंबे समय तक उनका सामना करना है, तो केवल उस क्षणभंगुर स्नेह पर भरोसा करना पर्याप्त नहीं है। इसके बारे में सोचें, हमारा जीवन उससे बहुत अलग है, और यह केवल स्थिति और रैंक में अंतर के बारे में नहीं है। यह विभिन्न आदतों और सोचने के तरीकों के बारे में भी है। जब हम स्नेह महसूस करते हैं, तो हम दूसरे व्यक्ति की गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं, और हम उन शब्दों और कार्यों को सहन कर सकते हैं जो कुछ हद तक हमारे मानकों को पूरा नहीं करते हैं। लेकिन समय के साथ क्या होगा? डोंग युयान्याओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, बिस्तर की छतरी को घूरते हुए सोच में खो गया। दाओ हुआ ने उसकी ओर देखा और जारी न रखने का फैसला किया। कुछ देर बिस्तर पर लेटे रहने के बाद वांग मनमन उन्हें रात के खाने के लिए बुढ़िया के आंगन में बुलाने के लिए आए। डोंग परिवार और सु परिवार एक रात के लिए यान निवास में रुके और अगले दिन प्रांतीय राजधानी लौटने की तैयारी की। यान निवास के मुख्य द्वार के सामने दाओ हुआ मैडम ली के पीछे पीछे चला और सभी को विदाई दी। सिस्टर सु, युवानयाओ, यदि आप दोनों कभी खाली हो तो आपको अक्सर निंगमैन प्रांत आना चाहिए। दाओ हुआ के शब्दों को सुनकर मैडम डोंग तुरंत मुस्कुराई और कहा, ये भविष्य में आप अक्सर प्रांतीय राजधानी में भी आ सकते हैं। भले ही हमारे स्थान पर रहना सुविधाजनक न हो, आप हमेशा सुपरिवार में रह सकते हैं। आखिरकार अब हम सभी रिश्तेदार हैं और यह सुविधाजनक होगा। पिछली रात यान परिवार और सु परिवार ने सगाई के उपहारों का आदान प्रदान किया, और यान परिवार के चौथे बेटे और सु परिवार की तीसरी शाखा की वैध बेटी के बीच विवाह की व्यवस्था तय हो गई थी। अब वे बस दूसरी शाखा के बेटे की मंगनी होने का इंतजार कर रहे थे ताकि शादी के दलाल औपचारिक रूप से विवाह का प्रस्ताव रख सकें। इन शब्दों पर दाओ हुआ ने तुरंत खुशी से कहा, ठीक है। जब समय आएगा तो बेहतर होगा कि आंटी सु और सिस्टर सु मुझे अप्रिय न समझें। सु शियू का चेहरा पहले ही शर्मिंदगी से लाल हो चुका था, जबकि मैडम सु ने प्यार से दाओ हुआ का हाथ पकड़ा और कहा, यदि आप मिलने आ सकते हैं तो शियू निश्चित रूप से एक स्वेप्ट सोफा के साथ आपका स्वागत करेगी। सभी ने थोड़ी देर तक सौहार्दपूर्ण ढंग से बातचीत की और फिर मैडम डोंग और मैडम सु, डोंग युवानयाओ और सु शियू के साथ गाड़ी में चढ़ गईं। गाड़ी को दूर तक गायब होते देख मैडम ली मुस्कुराते हुए दाओ हुआ के साथ आवास पर लौट आईं। मैडम ली की ओर सहज भाव से देखते हुए दाओ हुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, अब जब चौथे भाई की सिस्टर सु से शादी तय हो गई है, तो क्या माँ इतनी खुश है? मैडम ली मुस्कुराई, बेशक मैं खुश हूँ। अब जब आपके दोनों भाइयों को सुखद विवाह के लिए जोड़े मिल गए हैं, तो आखिरकार मैं अपनी आधी चिंताएं दूर कर सकती हूँ। फिर उसने दाओ हुआ की ओर देखा, अब केवल तुम्हारा ही मैच बचा है। दाओ हुआ ने झट से कहा, माँ, मुझे बिल्कुल भी जल्दी नहीं है। मैडम ली ने जवाब दिया, चाहे आप जल्दी में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक मैं जल्दी में हूँ, यही काफी है। निश्चिंत रहें, मैं वही शादी चुनूंगी जो आपके दिल को पसंद आए। इतना कहकर वह मुख्य प्रांगण की ओर चल दी। अपने सबसे छोटे बच्चे की शादी तय होने के बाद उसे सगाई के लिए उपहार तैयार करने की जरूरत थी, और बेटी के दहेज का भी इंतजाम करना जरूरी था। दाओ हुआ ने तेजी से पीछा किया, रास्ते में बार बार यह व्यक्त करते हुए कि वह किसी जोड़े को खोजने के लिए उत्सुक नहीं थी। इस बीच जिंगजोऊ में झू परिवार के निवास के पिछले आंगन में, भाभी, मैं आपसे विनती कर रही हूँ, कियून आखिरकार आपकी भतीजी है। कृपया उसके दिवंगत पिता के बारे में सोचें और यान परिवार के साथ शादी के लिए लड़ने में उसकी मदद करें, तीसरी भाभी ने विनती की। जब मैडम झू ने चौथी भाभी को घुटने टेकने का इरादा करते देखा, तो वह जल्दी से खड़ी हो गई और उसका हाथ पकड़ लिया, तुम क्या कर रहे हो?
अगर हमारे कबीले ने यह देखा तो वे सोचेंगे कि मैं एक विधवा को धमका रहा हूँ। चौथी भाभी ने तुरंत माफी मांगी, मैं बहुत चिंतित हूँ, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैडम झू ने गुस्से में अपना हाथ लहराया, बस बहुत हो गया, मुझे पता है कि तुमने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। फिर भौहें चढ़ाते हुए, क्या तुम सच में सोचते हो कि यान परिवार रहने के लिए इतनी अच्छी जगह है? आपको सच बताने के लिए, यान परिवार की दूसरी शाखा, हालांकि वे आम है और अपने भाई और भाभी पर निर्भर है, उनकी उच्च आकांक्षाएं हैं। मैंने पहले पूछताछ की है और जिन महिलाओं पर मैडम यान की नजर दूसरी बार जाती है, वे 5वें और 6ठे दर्जे के अधिकारियों के परिवारों की बेटियां हैं। केयुन का उल्लेख नहीं है, जिसकी मंगनी हो चुकी है और फिर सगाई नहीं हुई। यहां तक मेरी अपनी बेटी दाहुआ भी उनकी नजर में नहीं आ सकती है। उनका पक्ष लेने की आपकी उत्सुकता सिर्फ उपहास को आमंत्रित कर रही है। चौथी भाभी का चेहरा पीला पड़ गया। उसे इस तरह देखकर मैडम जू ने आह भरते हुए कहा, मुझे पता है कि आपको पिंगजू के प्रीफेक्चुरल गवर्नर की पत्नी पसंद नहीं है और मेरी उसके बारे में अच्छी धारणा भी नहीं है। लेकिन गवर्नर अभी भी 5वीं रैंक का अधिकारी है। अगर कियुन गवर्नर के बेटे से शादी करता है तो यह जून हुई के लिए भी फायदेमंद होगा। आपको केवल अपनी बेटी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, आपको अपने बेटे के भविष्य के बारे में भी सोचना होगा, है ना? चौथी भाभी के होंठ कांपने लगे, लेकिन पिंगजो के प्रीफेक्चुरल गवर्नर का बेटा मूर्ख है। मैं कियुन को ऐसे व्यक्ति से शादी करने के लिए कैसे सहन कर सकती हूँ? मैडम जू ने जवाब दिया, ऐसा कुछ भी नहीं किया जा सकता है। कियुन को किसने अपनी सगाई तोड़ने के लिए कहा? अब एक अधिकारी के परिवार में शादी करने में सक्षम होना पहले से ही एक बड़ा सौभाग्य है। आपको इतना नकचढ़ा होना बंद करना चाहिए। चौथी भाभी को ऐसा देखकर मानो वह गिरने वाली हो। मैडम जू अधिक कुछ नहीं कहना चाहती थी। वह उठ खड़ी हुई और बोली, मुझे घर का कामकाज संभालना है। तुम यहाँ इसके बारे में खुद ही सोचो। इतना कहकर वह तेजी से चली गई। मैडम जू के जाने के बाद जू कियुन अंदर आई, रुमाल निकाला और चौथी भाभी के चेहरे से आंसू पोंछे। माँ, यह मेरी किस्मत है। मुझे बस इसे सहना होगा। अपनी बेटी की दिखावटी ताकत को देखकर चौथी भाभी का दिल मानो चाकू से कट गया हो, और एक पल की चुप्पी के बाद वह अचानक उठ खड़ी हुई और सीधे सामने के आंगन की ओर चली गई। माँ, कहाँ जा रही हो? जू कियुन ने तुरंत पीछा किया। चौथी भाभी रुकी और जू कियुन की ओर देखने लगी। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे तीसरे चाचा की बहुत मदद की जब वह जीवित थे। तुम्हारे पिता के निधन के बाद तुम्हारी माँ ने उनसे कभी कुछ नहीं मांगा। मैं अब उनसे मदद मांगने जा रही हूँ। जू कियुन के चेहरे पर कड़वाहट दिखाई दी। माँ, भले ही आप तीसरे चाचा से पूछें, मुझे डर है कि इसका कोई फायदा नहीं होगा। क्या आपने नहीं सुना कि तीसरी चाची ने क्या कहा? मैडम यान सेकंड के मानक उच्च हैं। वे मुझ पर विचार नहीं करेंगे। चौथी भाभी ने दृढ़ निश्चय किया, चूंकि यान परिवार अपने बच्चों के लिए विवाह के लिए रिश्ते की तलाश कर रहा है, तो आपके पास एक मौका है। भले ही आप अंत में चुने गए हो, मुझे कोशिश करनी होगी। मैं संभवतः आपको एक मूर्ख से शादी नहीं करने दे सकती। जू कियुन ने चौथी भाभी को पकड़ रखा था। वह अपनी मां को अपमानित होते नहीं देखना चाहती थी और उसके लिए हर जगह मदद मांग रही थी। चौथी भाभी ने जू कियुन को झिड़कते हुए कहा, तुम्हारे लिए मेरे पीछे पीछे सामने के आंगन तक जाना उचित नहीं है। इतना कहकर वह जल्दी से चली गई। जू जियाओयू से सलाह लेने के लिए जाने के अगले दिन मैडम जू ने बटलर से मुलाकात की, उसे जू कियुन और खुद के सामने अप्रसन्न अभिव्यक्ति के साथ एक मुलाकात कार्ड सौंपा और उसे व्यक्तिगत रूप से इसे यान परिवार को देने का निर्देश दिया। छोटी भाभी, मैंने मुलाकात कार्ड भेज दिया है, मैडम जू ने कहा, लेकिन अंत में यान परिवार हमें देखने के लिए सहमत होगा या नहीं यह मास्टर और मेरे नियंत्रण से परे है। हमें दोष न दे और कहें कि समय आने पर हमने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास नहीं किया। वह सचमुच गुस्से की कगार पर थी। उसने अपनी छोटी भाभी को साफ मना कर दिया था, फिर भी महिला पलटी और सीधे अपने पति के पास चली गई। मामले को और भी बदतर बनाने के लिए उसके शब्दों में चौथे भाई द्वारा उनके परिवार के लिए किया गया उपकार निहित था, जिससे उसके पति के पास मुलाकात कार्ड के साथ यान परिवार से संपर्क करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैडम जू वास्तव में यान परिवार से मिलने नहीं जाना चाहती थी। क्यों? इसके अलावा उनकी बेटी का यान परिवार की सबसे बड़ी मिस के साथ झगड़ा हुआ था। उसने एक बार मैडम ली को गंभीर रूप से शर्मिंदा किया था। जब यान परिवार का मुखिया अभी भी काउंटी मजिस्ट्रेट था, तब वह एक व्यापारी के परिवार में पैदा हुई मैडम ली को नीची दृष्टि से देखती थी और इसके बजाय यान परिवार की रखैलों के साथ बातचीत करती थी। अगर खुद के साथ ऐसी कोई बात होती तो वह निस्संदेह नाराजगी झेलती। एक महिला के रूप में वह स्वाभाविक रूप से जानती थी कि महिलाएं कितनी प्रतिशोधी हो सकती हैं।
अब जू परिवार और यान परिवार के बीच की दूरी लगातार बढ़ती जा रही है। मैडम ली को स्वयं सम्राट ने सम्मान की चौथी श्रेणी की महिला के रूप में नामित किया था। उसके लिए मैडम जू को दबाना बहुत आसान होगा, जो किसी ऐसे व्यक्ति के सामने झुकना और कुरेदना नहीं चाहती थी, जिसे वह कभी हेय दृष्टि से देखती थी, खासकर बाहरी लोगों के लिए। यह देखकर कि उनका उद्देश्य पूरा हो गया, जू की उनकी मां ने मैडम जू के रवैये की चिंता किए बिना अपना आभार व्यक्त किया। बहुत बहुत धन्यवाद तीसरे भाई और भाभी। परिणाम चाहे जो भी हो, कियून और मैं हमेशा आभारी रहेंगे। मैडम जू बोलना नहीं चाहती थी, उन्होंने उन्हें विदा करने के अंदाज में अपनी चाय का कप उठाया। जू कियून की मां को स्थिति का अंदाजा था और वह वहां नहीं रुकना चाहती थी जहां उसका स्वागत नहीं किया जा रहा था। वह तुरंत जू कियून को अपने साथ ले गई। एक बार जब वे चले गए, जू शियून मैडम जू के पास आकर बैठी। मां, क्या हम यान परिवार से मिलने जा रहे हैं? मैडम जू ने अपनी बेटी की ओर देखा और चुपचाप सिर हिलाया। जू शियून तुरंत उत्साहित हो गया, यह अद्भुत है। मैंने कई वर्षों से यिशून को नहीं देखा है। अपनी बेटी को, जो जल्द ही बड़ी होने वाली थी, देखकर मैडम जू की अभिव्यक्ति जटिल हो गई। जब भी वह इसके बारे में सोचती थी तो उसे इस बात का अफसोस होता था कि वह यान परिवार के साथ बेहतर संबंध नहीं बना पाई। लेकिन इस दुनिया में अफसोस की कोई दवा नहीं थी और उसने कभी नहीं सोचा था कि यान परिवार इतनी तेजी से उठेगा और अपने परिवार को बहुत पीछे छोड़ देगा। माँ, कृपया मेरी बाहर जाने वाली पोशाक तैयार करने के लिए दर्जिन को बुलाएं, जू शियून ने उत्साहित होकर कहा। अपनी रोमांचित बेटी को देखकर मैडम जू अपने उत्साह को कम करने से खुद को नहीं रोक सकी। यान परिवार शायद हमारे विजिटिंग कार्ड को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेगा, और यदि वे ऐसा करते भी हैं, तो मैं तुम्हें साथ लाने की योजना नहीं बनाती। जू शियून ने हैरान होकर पूछा, क्यों नहीं? मैडम जू ने उपहास किया, आपकी चाची अपने बारे में बहुत सोचती है और कियून को यान परिवार की दूसरी शाखा से वेंजी के साथ मिलाना चाहती है। आप जानते हैं कि यान परिवार की दूसरी मालकिन कैसी होती है, वह कोई ऐसी व्यक्ति नहीं है जिसके साथ हम आसानी से निपट सकें। एक टूटी हुई सगाई से कियून की प्रतिष्ठा को देखते हुए, अगर हम जाते हैं और किसी तरह उसे दे देते हैं, तो हमें पूरी तरह से खारिज कर दिया जा सकता है। क्या आपको लगता है कि मैं आपको इस तरह के अपमान के अधीन कर दूंगा? उसकी नजर में कियून के पास यान परिवार में शामिल होने का कोई मौका नहीं था और वहां जाना केवल अपमान को आमंत्रित करना था। फिर भी उस माँ और बेटी की जोड़ी ने उसे इसमें खींचने पर जोर दिया। जू शियून एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, चाची की नजर भाई वेंजी पर है। कुछ देर रुकने के बाद उसने धीरे से कहा, भाई वेंजी काफी अच्छे हैं। मैडम जू ने अफसोस की लहर महसूस करते हुए अपनी बेटी की ओर देखा। यदि उन्होंने मैडम ली को नाराज नहीं किया होता, तो शायद उनकी बेटी ने स्कूली शिक्षा के दिनों से ही यान परिवार की लड़कियों के साथ जो रिश्ता बनाया था, उसके कारण उनके परिवार को वास्तव में यान परिवार के साथ वैवाहिक गठबंधन का मौका मिला होता। दूसरी ओर, जू कियून ने अपनी मां को अतिथि निवास में वापस ले जाने में मदद की, जहां वे ठहरे हुए थे। अपनी बेटी की आंखों में बेचैनी और चिंता देखकर मैडम जू ने उसका हाथ थपथपाया। यान परिवार निश्चित रूप से निमंत्रण का जवाब देगा। जू कियून को बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। जरूरी नहीं, मैंने सुना है कि तीसरी चाची और यान परिवार की कुलमाता के बीच कुछ शिकायतें हैं। मैडम जू मुस्कुराई, मां ने इसके बारे में पूछताछ की है। यान परिवार समझदार लोग हैं। निमंत्रण पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि हमारी यात्रा उस दिन यान परिवार की सबसे बड़ी युवा मिस द्वारा आपको दी गई मदद के लिए अपना आभार व्यक्त करने के लिए है। क्या आप भी उस अवसर पर यान परिवार की सबसे बड़ी युवा मिस की मदद करने में सक्षम नहीं थे? मां को विश्वास है कि श्रीमती ली निमंत्रण स्वीकार कर लेंगी। अपनी मां की शांत अभिव्यक्ति को देखकर जू कियून को कम असहजता महसूस हुई, लेकिन जल्द ही उसने फिर से अपनी भौहें सिकोड़ ली। भले ही यान परिवार निमंत्रण स्वीकार कर ले, मुझे डर है कि इसका कोई फायदा नहीं होगा। मेरी जैसी प्रतिष्ठा के साथ, यान परिवार की दूसरी मैडम के उच्च मानकों के साथ। मैडम जू थोड़ी देर के लिए चुप हो गई, फिर खड़ी हुई और अपने सामान से एक छोटा सा बक्सा निकाला। बॉक्स को देखकर जू कियून की अभिव्यक्ति बदल गई। मां, आपने पिताजी द्वारा उनकी मृत्यु से पहले सावधानीपूर्वक एकत्र की गई दुर्लभ पुस्तकों को बाहर क्यों निकाला है? ये मेरे भाई को देने के लिए है। मैडम जू ने बक्सा खोला और अंदर ध्यान से रखी 3 दुर्लभ पुस्तकों को देखते हुए उदासीनता से कहा, लोग वस्तुओं से अधिक महत्वपूर्ण है। अगर हम अच्छी तरह से भी नहीं रह सकते हैं, तो पारिवारिक विरासत के बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है। जू कियून ने असहमति जताते हुए कहा, मां, इन 3 दुर्लभ पुस्तकों के साथ भी मेरी शादी की संभावनाएं नहीं बदलेंगी। इन्हें मेरे भाई के लिए सहेजना बेहतर है, उन्हें मेरी तुलना में उनकी अधिक आवश्यकता है।
मैडम जू ने अपनी बेटी पर तिरछी नजर डाली। आपका क्या मतलब है? उसे उनकी अधिक आवश्यकता है। एक महिला का विवाह पुनर्जन्म होने जैसा है। यदि ये 3 दुर्लभ पुस्तकें आपको एक अच्छा जीवन साथी सुरक्षित कर सकती हैं, तो इसके बाद आपके पिता भी इसे पूरे दिल से स्वीकार करेंगे। झू कियुन की आंखें लाल हो गईं और उसने अपने होंठ काटे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। मैडम झू ने अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरा। बेटी, जब हम निंगमैन पास पर थे, मां ने यान परिवार के लोगों पर अच्छी नजर डाली। अन्य परिवारों की तुलना में यान परिवार वास्तव में बुरा नहीं है। अपनी बेटी को चुपचाप सिर झुकाए देखकर मैडम झू को उसकी चिंता समझ में आ गई। मां ने किसी से यान परिवार की स्थिति के बारे में सावधानी से पूछताछ करने को कहा है। यान परिवार का दूसरा मालिक एक सामान्य व्यक्ति है और अब वह सिर्फ मजिस्ट्रेट यान पर निर्भर है। उसका सबसे बड़ा बेटा, जो शादी करना चाहता है, के पास कोई पदवी या संपत्ति नहीं है। परिवार द्वारा अपनी संपत्ति को विभाजित करने के बाद वह सिर्फ एक सामान्य नागरिक होगा। हालांकि आपने सगाई तोड़ दी है, आपका जन्म, चरित्र, रूप और पालन पोषण सभी के सामने है। उसके साथ मेल खाने के लिए आप अभी भी अधिक योग्य होंगे। जहां तक श्रीमती यान के उच्च मानकों की बात है, मां समझ सकती है कि यह अपने बच्चों का भरण पोषण करने के लिए थोड़ा बेहतर कुलीन परिवार खोजने की चाहत से ज्यादा कुछ नहीं है। आपके पिता की मृत्यु के बाद झू परिवार की हमारी शाखा झोंकझू में शांत हो गई होगी, लेकिन झू परिवार अभी भी एक ऐसा नाम है जो यहाँ के अभिजात वर्ग में गिना जाता है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में विद्वान यान परिवार की तुलना में हमारी संख्या में कुछ गिरावट आई है, लेकिन हमारे परिवार की विरासत अभी भी सम्मानजनक है। आपका भाई लंबे समय से एक विद्वान रहा है, और यदि पिछले 2 वर्षों में उसका स्वास्थ्य खराब नहीं होता, तो वह पहले ही उच्च स्तर का विद्वान बन चुका होता। कुछ वर्षों में एक बार उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाने पर वह सिविल परीक्षाओं में भाग ले सकता है। तो आप ऐसे व्यक्ति हैं जिस पर भाई भरोसा कर सकता है। इसके अलावा आपके पिता किताबों और चित्रों से भरे कई कमरे छोड़ गए हैं। विद्वान पृष्ठभूमि से आने वाला यान परिवार चौथी रैंक का अधिकारी होने के नाते प्रभावशाली नहीं लग सकता है, लेकिन उनके पास वास्तव में मजबूत पारिवारिक नींव का अभाव है। वे बिल्कुल भी ऐसे संग्रह नहीं ला सकते जैसा हमने जमा किया है। माँ तुम्हें यह बताएंगी, अगर यान परिवार तुम्हें स्वीकार करने को तैयार है, तो माँ तुम्हारे पिता द्वारा छोड़ी गई आधी किताबें और पेंटिंग्स तुम्हारे दहेज के रूप में ले लेंगी। यान परिवार को देर सबेर अपनी संपत्ति का बंटवारा करना होगा और दूसरी शाखा को अधिक महत्व नहीं मिलेगा। यदि आप ऐसा दहेज लाते हैं, तो घर स्थापित करना और वंशजों का पालन पोषण करना निश्चित रूप से कोई मुद्दा नहीं होगा। मैडम झू ने झू कियुन को यान परिवार के साथ विवाह गठबंधन बनाने के महत्वपूर्ण निहितार्थों के बारे में विस्तार से बताया। अपनी मां के शांत और शांत स्वभाव को देखकर झू कियुन का दिल धीरे धीरे अधिक सक्रिय हो गया, और शायद वह अभी भी एक अच्छे परिवार में शादी करने की उम्मीद कर सकती थी। यान परिवार दाओहुआ मैडम ली के लिए तरबूज का जूस लाने के लिए केंद्रीय प्रांगण में गई और उसने देखा कि उसकी मां एक निमंत्रण कार्ड को ध्यान से पकड़े हुए है। वह मुस्कुराते हुए पूछने से खुद को नहीं रोक सकी, माँ, वह निमंत्रण कार्ड किसका है? आप इसे बहुत ध्यान से देख रही हैं। मैडम ली अपनी बेटी की ओर देखकर मुस्कुराई। तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो, तुम भी देख लो। यह कहते हुए उसने दाओहुआ को निमंत्रण कार्ड सौंप दिया। दाओहुआ ने इसे लिया और देखा कि यह झू परिवार से था। उसकी अभिव्यक्ति में आश्चर्य का संकेत दिख रहा था। मैडम ली ने अपनी बेटी द्वारा पेश किए गए तरबूज के रस के कुछ घूंट चखे और महसूस किया कि उनके अंदर की गर्मी काफी कम हो गई है। क्या आप उन्हें देखना चाहते हैं? यदि आप नहीं चाहते हैं, तो मां मना करने का बहाना ढूंढ सकती है। उसे मैडम झू से ज्यादा लगाव नहीं था। दाओहुआ एक पल के लिए चुप हो गया। चलो उनसे मिलते हैं। मिस झू ने उस दिन मेरे और युवानयाओं के लिए मध्यस्थता करने में मदद की। मैडम ली इसके बारे में न तो यहाँ थी और न ही वहां थी, और उन्होंने जवाब देने के लिए पिंग टोन को काट दिया। फिर उन्होंने दाओहुआ के साथ घरेलू मामलों पर चर्चा करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे दाओहुआ बड़ी होती गई, मैडम ली ने जानबूझकर घर के मामलों की देखरेख में उसका मार्गदर्शन किया। उसकी बेटी बुद्धिमान थी। उन्हें जो कुछ भी सौंपा गया था उसे ठीक से प्रबंधित किया गया था, अक्सर अपेक्षाओं से अधिक, जिससे मैडम ली बेहद संतुष्ट थी। उसकी बेटी जितनी अधिक उत्कृष्ट होती गई, भावी वैवाहिक घर में उसके साथ दुर्व्यवहार की संभावना उतनी ही कम होती गई। झू निवास यान परिवार से उत्तर प्राप्त करने के बाद मैडम झू थोड़ी देर के लिए चुप रही। फिर उन्होंने मैडम झू सी और उनकी बेटी को बुलाया। यान परिवार हमारी यात्रा के लिए सहमत हो गया है। तैयार हो जाओ, हम कल जाएंगे। मैडम झू सी का चेहरा खुशी से चमक उठा। धन्यवाद तीसरी भाभी।
मैडम झूसी के चेहरे पर स्पष्ट खुशी देखकर मैडम झू ने मन ही मन व्यंग्य किया। यान परिवार से मिलने से क्या फायदा होगा? क्या उसने सचमुच सोचा था कि यान परिवार झू को पसंद करेगा, एक ऐसी लड़की जिसकी एक बार सगाई हो चुकी थी और फिर उसने अस्वीकार कर दिया था। हालांकि यान परिवार का दौरा अभी भी मैडम झू द्वारा गंभीरता से लिया गया था। आखिरकार मंत्री यान की वर्तमान रैंक उनके पति की तुलना में बहुत अधिक थी और उचित शिष्टाचार की उपेक्षा नहीं की जा सकती थी। अगली सुबह मैडम झू सी और झू कियुन निंगमैन प्रांत की ओर जाने वाली गाड़ी में मैडम झू के साथ शामिल हो गई। गाड़ी के अंदर झू कियुन घबराकर अपने रुमाल के साथ छटपटा रही थी। उसकी सगाई टूटने के बाद झू लड़कियों की प्रतिष्ठा को नुकसान हुआ था और कबीले के बुजुर्गों ने उससे जल्दी से शादी करने का आग्रह किया था। लेकिन जिन परिवारों पर जल्दबाजी में विचार किया गया वे कहीं से भी उपयुक्त नहीं थे। कुछ रिश्तेदारों ने सामाजिक सीढ़ी पर चढ़ने के लिए उसका उपयोग करने के बारे में भी सोचा। यदि उसकी मां और भाई का कड़ा रुख न होता तो उसका भाग्य वास्तव में दयनीय होता। यान परिवार की दूसरी शाखा का बेटा वर्तमान में कुछ भी बड़ा नहीं था, फिर भी वह उसके लिए सबसे अच्छा विकल्प था। यदि यह मुलाकात सफल नहीं रही तो संभवतः उसकी शादी उसके कबीले के बुजुर्गों द्वारा पिंगजू के प्रीफेक्चुरल गवर्नर के सरल दिमाग वाले बेटे से कर दी जाएगी। मैडम झू सी ने अपनी बेटी की आंखों में चिंता देखी, लेकिन उसने जोर से सांत्वना नहीं दी। कुछ अनुभवों का सामना बेटी ने अपने भविष्य के लाभ के लिए बेहतर ढंग से किया। झू कियुन का दिमाग कुछ देर के लिए भटक गया और जब वह वापस होश में आई तो उसने देखा कि उसकी मां यान परिवार के लोगों को दिए जाने वाले उपहारों को ध्यान से छांट रही थी। अपनी मां को सगाई यूनजिन रेशम के आखिरी कुछ बोल्ट निकालते हुए देखकर झू कियुन को बेहद असहज महसूस हुआ। मैडम झू सी ने अपनी बेटी की अभिव्यक्ति पर ध्यान देते हुए उदासीनता से कहा, ये चीजें सिर्फ भौतिक संपत्ति है। जब तक आप गुणी हैं, खोई हुई कोई भी चीज एक दिन वापस मिल सकती है। आपको उन क्षुद्र लोगों की तरह नहीं होना चाहिए जो तत्काल लाभ का थोड़ा सा भी नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। झू कियुन ने सिर हिलाया, मां, मैं समझता हूं। मैडम झू सी प्रसन्न दिखी। उनके परिवार की शाखा की संख्या बहुत कम थी, केवल एक बेटा और बेटी थे। हालांकि कियुन एक लड़की थी, लेकिन मालिक ने उसका पालन पोषण ऐसे किया जैसे कि वह एक लड़का हो। यदि मालिक का निधन जल्दी नहीं हुआ होता तो उनकी उत्कृष्ट बेटी का इस स्तर तक पतन नहीं होता। मैडम झू सी ने जून परिवार के बारे में सोचकर नफरत से अपने दांत भींच लिए, जिनकी पहले उनकी बेटी से सगाई हो चुकी थी। झू कियुन ने अपनी मां की अभिव्यक्ति में बदलाव देखकर चिंतित होकर पूछा, मां, क्या हुआ? मैडम झू सी अपनी बेटी के मूड को प्रभावित नहीं करना चाहती थी और अपनी नाराजगी को कम करते हुए अपना सिर हिलाते हुए कहा, मां ठीक है। जब हम यान निवास में पहुंचेंगे तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। बस उन्हें एक प्रतिष्ठित परिवार की युवा महिला की शिष्टता दिखाएं। झू कियुन ने गंभीरता से सिर हिलाया, परिणाम चाहे जो भी हो, मैं अपने माता पिता को शर्मिंदा नहीं करूंगा। यान निवास। क्योंकि मैडम झू और अन्य लोग मिलने आ रहे थे, मैडम ली ने अभी भी दाओहुआ को कुछ तैयारी करने को कहा, जबकि उन्हें खुद यान झियुआन और सन परिवार से निपटने में सिरदर्द हो रहा था। यान वेंजी के विवाह प्रस्ताव के साथ यह जोड़ा बहुत नखरेबाज था। विशेष रूप से जब उन्हें पता चला कि वेंकाई की मंगनी सु शियू से हो गई है, तो उन्होंने वेंजी के बराबर कद की महिला खोजने के इरादे से जोरदार प्रतिस्पर्धा करना शुरू कर दिया। वह उन्हें अपने मानकों को कम करने के लिए राजी करना चाहती थी, यह देखते हुए कि वेंकाई और वेनशु की शादियां वास्तव में अच्छी जोड़ी थी, लेकिन उसे डर था कि वे उसके सुझाव के बारे में क्या सोचेंगे। मैडम ली इस बारे में यान जियुआन और उनकी पत्नी से सीधे बात नहीं कर सकती थी, इसलिए वह केवल अपने पति के साथ ही इस मामले पर निजी तौर पर चर्चा कर सकती थी। अब निंगमैन प्रांत में अफवाह यह है कि हमारा परिवार बहुत चयनात्मक है, इस उम्मीदवार को खारिज कर रहा है और उस उम्मीदवार को नीची नजर से देख रहा है। अगर हम दूसरे भाई और उसकी पत्नी को इसी तरह बने रहने देते हैं, तो यह हमारे परिवार की प्रतिष्ठा पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा, उसने कहा। यान झिगाओ ने हताशा में अपनी भौहें सिकोड़ ली। उनके दो वैध पुत्रों की शादियां बहुत अच्छी रहीं और दूसरे भाई की अपनी महत्वाकांक्षाएं थी, जिसे वह समझ सकता था, लेकिन वह अभी भी दूसरे भाई के परिवार की बुलंदी से असहज था। उन्होंने कहा, मैं दूसरे भाई से बात करने का मौका ढूंढूंगा। मैडम ली ने सिर हिलाया, माई लॉर्ड को दूसरे भाई को गहन विश्लेषण देना चाहिए। हमारा वेनशु एक जुरेन है और वेनकई हमेशा लिटिल प्रिंस के साथ काम करते रहे हैं। उनके फायदे स्पष्ट हैं और यह आश्चर्य की बात नहीं है कि उन्होंने अच्छे मैच हासिल किए, लेकिन वेंजी के बारे में क्या? उन्हें आंख मूंद कर अपनी तुलना हमारे साथ नहीं करनी चाहिए। यान झिगाओ ने गुनगुनाया, मैं उसे यह स्पष्ट कर दूंगा।
इस बीच जब दाहुआ ने मेहमानों के स्वागत के निर्देश दिए तो वह अपने क्वार्टर में लौटने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि बीजिंग से हिसाब किताब आ गए थे। उनके साथ झाओ योंगवांग द्वारा एकत्र किए गए बीजिंग में होने वाली घटनाओं के विभिन्न विवरण भी आए, जिनकी समीक्षा उन्होंने अभी तक पूरी नहीं की थी। अप्रत्याशित रूप से अपने रास्ते में उसे यान जियुआन और यान वेंजी मिले, जो एक के बाद एक निकल रहे थे। दाओहुआ की अभिव्यक्ति सूक्ष्मता से बदल गई। कितना अजीब है, दूसरे चाचा और दूसरे भाई एक के बाद एक जा रहे हैं, वे एक साथ क्यों नहीं गए? वांग मैनमैन, यह नौकर मदद नहीं कर सकता, लेकिन महसूस करता है कि दूसरा मालिक चुपचाप दूसरे भगवान का पीछा करता हुआ बाहर आया है। दाओहुआ ने एक पल के लिए सोचा, लेकिन आगे पूछताछ न करने का फैसला किया और अपने क्वार्टर की ओर चलती रही। यान वेंजी ने यान जियुआन का पीछा करते हुए एक छोटी सी गली में प्रवेश किया और उसे दरवाजे पर दस्तक देते हुए और दो प्रवेश वाले आंगन में प्रवेश करते हुए देखा। उसका चेहरा तुरंत काफी बदसूरत हो गया। उसने गुप्त रूप से अपने पिता का पीछा किया, क्योंकि उसने देखा कि उसके पिता हर कुछ दिनों में इस निवास पर आते थे और कम से कम आधे दिन के लिए रुकते थे, और एक बार तो उन्होंने यहाँ रात भी बिताई थी। आंगन का दरवाजा फिर से खुला और एक बूढ़ी नौकरानी बाहर आई, जाहिरा तौर पर किराने का सामान खरीदने के लिए बाहर जा रही थी। यान वेंजी ने एक पल के लिए सोचा और निवास के पास पहुंचे, लेकिन गेट कसकर बंद था। उसने कुछ नहीं सीखा और पड़ोस के आंगन से किसी को निकलते देखकर जल्दी से चला गया। कुछ दूर चलने के बाद यान वेंजी ने पीछे मुड़कर आवास की ओर देखा। वो निगरानी रखने के लिए किसी को छोड़ना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से उसके पास इस कार्य को सौंपने के लिए कोई विश्वसनीय अधीनस्थ नहीं था। उनके बड़े भाई के विपरीत चाचा और चाची ने व्यक्तिगत रूप से उनके लिए विश्वास पात्रों को प्रशिक्षित किया, न ही अपने तीसरे और चौथे भाइयों की तरह, जिनका लोगों के साथ व्यापक संपर्क था, क्योंकि वे लिटिल प्रिंस का अनुसरण करते थे, जिससे उन्हें अपने स्वयं के कर्मियों को तैयार करने में मदद मिलती थी। माता पिता या संरक्षकों के समर्थन के बिना वह हर गुजरते साल के साथ यान परिवार के भीतर अपनी अजीब स्थिति के बारे में अधिक जागरूक होता गया। यान वेंजी गहरी सोच में डूबा हुआ घर वापस चला गया। उन्हें याद आया कि एक बच्चे के रूप में उनके बड़े भाई, तीसरे भाई और चौथे भाई के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं था। वह तीसरे भाई से भी आगे निकल गया, लेकिन वास्तव में उनके रास्ते इतने अलग अलग कब हुए थे? यह सब तब शुरू हुआ जब उनके भाई वांग्यू अकादमी में पढ़ने गए। तब से उनके मतभेद धीरे धीरे बढ़ते गए। यान वेंजी लक्ष्यहीन होकर सड़कों पर घूम रहे थे, तभी अचानक उन्हें सामने हलचल सुनाई दी। पास जाकर उसने पाया कि एक गाड़ी एक पैदल यात्री से टकरा गई थी। पीड़ित आवारा था और वर्तमान में रंगदारी वसूलता था। यान वेंजी को ऐसे मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जैसे ही गाड़ी के अंदर से एक सौम्य लेकिन मुखर महिला आवाज आई, उसने कुछ ही शब्दों में आवारा को तुरंत वश में कर लिया। यान वेंजी ने गाड़ी पर नजर डाली और घर की ओर चलना जारी रखा। अपने घर के पास उन्हें पता चला कि दुर्घटना में शामिल गाड़ी उनके परिवार के निवास के ठीक सामने रुकी थी। अदरक पीली पोशाक में एक युवा लड़की गाड़ी से उतरी, फिर मैडम को नीचे उतारने में मदद करने के लिए मुड़ी। यह उसकी है, वो लड़की जो ड्रैगन बोट फेस्टिवल में अपनी छोटी बहन के साथ खेल रही थी। यान निवास गेट पर जू क्यून ने पहले मैडम जू को गाड़ी से नीचे उतरने में मदद की, फिर मैडम जू को नीचे उतारने में मदद करने के लिए तेजी से दूसरी गाड़ी के सामने भागा। एक बार जब दोनों बुजुर्ग नीचे उतरे तो वह सेवा करने वाली महिला के पीछे चली गई, जो यान निवास में उनका स्वागत करने के लिए बाहर आई थी। जैसे ही वह गेट से बाहर निकली, उसे खुद पर किसी की नजर का एहसास हुआ। वह पलटकर देखने लगी। यान वेंजी को बहुत दूर न देखकर जू क्यून ने पहले आश्चर्य दिखाया और फिर निवास में प्रवेश करने से पहले मुस्कुराते हुए उदारतापूर्वक सिर हिलाया। बटलर मैडम जू द फोर्थ और जू क्यून को सीधे मुख्य प्रांगण में ले गया। मैडम जू को पता था कि उनकी वर्तमान स्थिति के साथ उनके पास अब प्रवेश द्वार पर मैडम ली से स्वागत की गारंटी देने के लिए योग्यता नहीं है, इसलिए वह गेट पर मैडम ली को न देखकर केवल थोड़ी निराश थी और बहुत आश्चर्यचकित नहीं थी। हालांकि यान परिवार की कुलमाता अभी भी मौजूद थी और आगमन पर सबसे पहले उन्हें सम्मान देने के लिए नहीं ले जाया गया, जिससे उन्हें स्पष्ट रूप से संकेत मिला कि मैडम ली का निमंत्रण दोनों पक्षों के लिए चेहरा बचाने की एक औपचारिकता मात्र थी। परिणामस्वरूप उसके चेहरे की मुस्कान कुछ तनावपूर्ण हो गई। मैडम जू ने चौथी मैडम जू से नजरें मिलाई। यान कुलमाता को देखने के लिए नहीं ले जाए जाने से संकेत मिलता है कि वे यान परिवार की दूसरी शाखा से किसी से नहीं मिलेंगे, जिसका मतलब था कि उनकी यात्रा का उद्देश्य अब व्यर्थ था। मैडम जू द फोर्थ को भी इसका एहसास हुआ और उनका दिल और भी डूब गया, हालांकि उन्होंने अपने चेहरे पर उचित मुस्कान बरकरार रखी।
झू कियुन चुपचाप अपने बड़ों के पीछे चली गई, न तो इधर उधर देखा और न ही अत्यधिक चिंतित हुई। इस समय वह केवल अपना मानवीय सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकती थी और बाकी को भाग्य पर छोड़ सकती थी। उनके हर शब्द और चाल में एक कुलीन परिवार की महिला की शिष्टता और संयम झलकता था। वे शीघ्र ही मुख्य प्रांगण में पहुंचे। मैडम ली ने प्रसारण नहीं किया। नौकरानी से यह सुनकर कि मेहमान आए हैं, वह मुस्कुराते हुए अपने कमरे से बाहर आई और आंगन में झू परिवार के 3 सदस्यों से मिली। खुशियों का आदान प्रदान करने के बाद मैडम ली उन तीनों को घर में ले गई। यह मेरी भतीजी है। ड्रैगन बोट फेस्टिवल के दौरान उसकी मदद के लिए वह वास्तव में आपकी सबसे बड़ी बेटी की बहुत आभारी है, मैडम झू ने झू कियुन का परिचय कराते हुए मुस्कुराते हुए कहा। झू कियुन ने शालीनता से आगे कदम बढ़ाया और उचित रूप से मैडम ली को अपना सम्मान दिया। कियुन ने मैडम को अपना अभिवादन दिया। मैडम ली ने मुस्कुराते हुए झू कियुन की ओर देखा, फिर तुरंत उसे उठने का इशारा किया और मुस्कुराते हुए मैडम झू और मैडम झू चौथी से कहा, कितनी सौम्य और आकर्षक लड़की है। मैडम ली की अपनी बेटी के प्रति अनुकूल धारणा को देखकर मैडम झू द फोर्थ ने थोड़ा आराम किया और मुस्कुराते हुए बातचीत में शामिल हो गईं। मेरी छोटी लड़की की तुलना आपकी यान की सबसे बड़ी बेटी से नहीं की जा सकती। वह वास्तव में असाधारण भावना और प्रतिभा के व्यक्ति का प्रतीक है। उस दिन गुवानेको बिल्डिंग में जब मैंने आपकी सबसे बड़ी बेटी को देखा तो मैं वास्तव में काफी समय तक चकित रह गई थी। एक माँ के लिए हमेशा खुशी होती है जब उसकी बेटी की तारीफ होती है। मैडम ली का उत्साह थोड़ा ऊंचा था क्योंकि उन्होंने मैडम झू और मैडम झू द फोर्थ के साथ बच्चों के बारे में चर्चा की और माहौल काफी खुशनुमा बना रहा। झू कियुन एक तरफ मुस्कुराती हुई बैठी थी, शांत लग रही थी, लेकिन उसका दिल अपनी सबसे निचली गहराई तक डूब गया था। हालांकि मैडम ली गर्मजोशी से भरी और चौकस थी, लेकिन उन्होंने उन्हें बड़ी यान कुलमाता से मिलवाने का कोई इरादा नहीं दिखाया, न ही उन्होंने घर की किसी भी युवा महिला को आगंतुकों से मिलने के लिए भेजा, जो उनके आगमन के लिए महत्वपूर्ण सम्मान की कमी को दर्शाता था। जैसे ही झू कियुन के विचार असहज हो रहे थे, एक नौकरानी ने आकर बताया, मैडम, सबसे बड़ी बेटी आ गई है। इस पर मैडम ली की मुस्कान तुरंत चमक उठी और उन्होंने हंसते हुए कहा, मैंने उस लड़की को अभी स्टोर रूम साफ करने के लिए कहा था, इसलिए वह आपका स्वागत नहीं कर सकी। मुझे आशा है कि आप बुरा नहीं मानेंगे। चौथी मैडम झू ने खुशी से जवाब दिया, मैडम, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? यह हम ही हैं जो अभिमानपूर्वक यात्रा करने आए हैं, और हम ही थोप रहे हैं। मैडम ली ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, यह सोचकर कि मैडम झू द फोर्थ के पास वास्तव में शब्दों के साथ एक तरीका है, जो मैडम झू की तुलना में कहीं अधिक अनुकूल है। कुछ ही देर बाद दरवाजे का पर्दा उठा और दाव हुआ, हल्के हरे रंग की पोशाक पहने हुए, मुस्कुराते हुए अंदर आई। जैसे ही उसने मैडम झू और मैडम झू चौथी को अंदर बैठे देखा, वह तुरंत उनका सम्मान करने के लिए उनके पास आई। आप दोनों को नमस्कार, मैडम। मुझे देर हो गई है, कृपया मुझे क्षमा करें। चौथी मैडम झू ने तुरंत मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बड़ी बेटी, कृपया उठो। दाओ हुआ ने सिर हिलाया, नौकरानी को कुछ ठंडे तरबूज लाने को कहा, फिर मुस्कुराते हुए झू कियुन के पास बैठ गई। मुझे आशा है कि आप ड्रैगन बोट फेस्टिवल के बाद से ठीक हैं, मिस झू। झू कियुन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप मुझे सिर्फ कियुन कह सकते हैं। अवसर का लाभ उठाते हुए दाओ हुआ ने उत्तर दिया, ठीक है, फिर आपको मुझे अब मिस यान नहीं कहना चाहिए। बस मुझे ये कहकर बुलाएं। अपनी बेटी को यान परिवार की सबसे बड़ी बेटी के साथ मिलते देखकर मैडम झू द फोर्थ का उत्साह एक बार फिर बढ़ गया। उसने नौकरानी को तैयार उपहार बाहर लाने का निर्देश दिया। मैडम झू चौथी द्वारा लाए गए उपहारों को देखकर मैडम ली अपनी पलकें झपकाए बिना नहीं रह सकी और यहाँ तक मैडम झू ने भी आश्चर्य की झलक दिखाई। यह बहुत कीमती है, मैडम झू सी ने कृतज्ञ भाव के साथ कहा। उस दिन मेरी कियुन ने उस युवती के कपड़े पहने थे और अब उन्हें वापस करना उचित नहीं होगा, इसलिए यह मेरी सराहना का एक छोटा सा प्रतीक है। मुझे आशा है कि मैडम इसे स्वीकार करेगी। मैडम ली सदमे से वापस होश में आई और अपना सिर हिलाया, यह बहुत कीमती है, हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। मैडम झू सी ने जल्दी से कहा कि यह कुछ भी मूल्यवान नहीं है और फिर मैडम झू की ओर देखा, उम्मीद है कि वह मनाने में मदद करेगी। मैडम झू ने 3 अनोखी किताबों को देखा और उनके दिल में थोड़ी नाराजगी महसूस हुई। चौथी शाखा में वास्तव में इतनी अच्छी चीजें थी और उसने पहले कभी इसके बारे में एक शब्द भी नहीं सोचा था। परेशान होकर उसने मदद के लिए मैडम झू सी की अपील को नजरअंदाज कर दिया। मैडम झू सी के पास मैडम ली को अपनी बात मानने के लिए मनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।
दाओहुआ ने टैग के साथ व्यवस्थित उपहारों पर नजर डाली, यह देखते हुए कि वहां दूसरी और तीसरी शाखाओं के लिए भी उपहार थे। उसकी आंखें चमक उठी और उसने जू कियुन की ओर देखा। उसके हाथ मुड़े हुए थे और अपने दूसरे भाई के साथ वर्तमान स्थिति के बारे में सोच रही थी, जो वर्तमान में शादी के गठबंधन की व्यवस्था कर रहा है। उसे तुरंत समझ में आ गया कि मैडम जूसी इतने मूल्यवान उपहार क्यों लेकर आई है। जू कियुन की आंखों में तनाव देखकर दाओहुआ ने अंदर ही अंदर आह भरी और मुस्कुराते हुए मैडम ली से कहा, माँ, दादी को अब तक अपना दोपहर का आराम खत्म कर लेना चाहिए था। मैडम ली ने आश्चर्य से अपनी बेटी की ओर देखा। उसने जू परिवार को बुजुर्ग महिला से मिलवाने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन चूंकि उसकी बेटी ने इसका जिक्र किया था, इसलिए वह उसे कमजोर नहीं करना चाहती थी और मुस्कुराई। अगर आप दोनों को परेशानी से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप मेरे साथ उस बुजुर्ग महिला से मिलने जा सकते हैं। मैडम जूसी ने खुशी से कहा, इससे कोई परेशानी कैसे हो सकती है। युवा पीढ़ी के रूप में बुजुर्ग महिला को सम्मान देना हमारा कर्तव्य है। मैडम जूसी की खुशी देखकर मैडम ली को उनकी यात्रा का उद्देश्य समझ में आने लगा था और उनकी नजर तुरंत जू कियुन पर चली गई। लड़की बिल्कुल ठीक लग रही थी, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि उसका दूसरा भाई और उसकी पत्नी इसे स्वीकार करेंगे या नहीं। जैसे ही उसके विचार बदले, मैडम ली पहले ही मुस्कुराती हुई खड़ी हो गई और मैडम जू और मैडम जूसी को दरवाजे से बाहर ले गई। दाओहुआ ने जल्दी से जू कियुन को अपने पीछे खींच लिया। रास्ते में जू कियुन ने दाओहुआ की ओर देखा जैसे वह कुछ कहना चाहती हो, लेकिन अंत में चुप रही। दाओहुआ ने भी कुछ नहीं कहा। हालांकि उसे जू कियुन की स्थिति से सहानुभूति थी, लेकिन वह दूसरी शाखा के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। उसने केवल जू कियुन को एक मौका दिया था, और क्या उसके दूसरे चाचा और चाची उसे पसंद करेंगे, यह अब उस पर निर्भर है। जल्द ही समूह बुढ़िया के आंगन में पहुंच गया। बूढ़ी महिला जू परिवार की 3 महिलाओं से मिलने के लिए बहुत उत्साहित थी और उसने उदारतापूर्वक प्रतिष्ठित और उचित जू कियुन की प्रशंसा की। यह जानने के तुरंत बाद मैडम सन और मैडम वू पहुंची कि मेहमान बुढ़िया के पास आए थे। मैडम सुन को देखकर मैडम जू सी ने तुरंत कमर कस ली। यहां तक जू कियुन ने भी सावधानी से अपनी पीठ सीधी कर ली। माँ और बेटी को इस तरह देखकर मैडम ली अपने अनुमान के प्रति और भी आश्वस्त हो गई। हालांकि चूंकि वह जू परिवार की स्थिति से बहुत परिचित नहीं थी, इसलिए उसने जल्दबाजी में बात नहीं की। मैडम जू सी एक सक्षम महिला थी और बातचीत के दौरान उन्होंने अपनी शाखा की परिस्थितियों पर जोर देते हुए जू परिवार की ओर विषय को सूक्ष्मता से आगे बढ़ाया। मेरे दिवंगत पति का 4 साल पहले निधन हो गया और कियुन घर पर शोक मना रही है, इसलिए वह इन वर्षों से किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बाहर नहीं गई है। मेरे दिवंगत पति वांग्यू अकादमी के उप प्रधानाध्यापक थे। उन्होंने अपना जीवन छात्रों को शिक्षित करने के लिए समर्पित कर दिया था। हमारा बेटा, जो अच्छा नहीं था, उसने 10 साल की उम्र में स्कॉलर परीक्षा उत्तीर्ण की। दुर्भाग्य से वह अपने पिता की मृत्यु से दुखी था और पिछले 2 वर्षों में उसके स्वास्थ्य में गिरावट आई, जिससे वह परीक्षा देना जारी नहीं रख सका। मेरे दिवंगत पति अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे और उन्होंने कियुन के लिए शुरू से ही पर्याप्त दहेज तैयार किया था। उन्होंने अपने पूरे जीवनकाल में 10,000 से अधिक किताबें और अच्छी संख्या में सुलेख और पेंटिंग एकत्र की। उन्होंने कहा कि जब उनकी बेटी की शादी होगी, तो वह उनमें से आधे दहेज के रूप में देंगे। यह सुनकर मैडम सन की आंखें चमक उठी। जिस क्षण मैडम जूसी ने विषय को जू कियुन पर स्थानांतरित किया, उन्हें समझ में आ गया कि इस महिला की नजर उसके बेटे पर है। चौथी पत्नी मैडम जू को अपने परिवार की स्थिति के बारे में बताते हुए मैडम ली ने सन फैमिली के स्पष्ट रूप से रुचि वाले आचरण पर नजर डाली और समझ गई कि उनकी भाभी की नजर दूसरे परिवार के दहेज पर है। हजारों किताबें और पेंटिंग, खैर वह भी कुछ हद तक प्रलोभित थी। यान परिवार में क्या कमी थी? विरासत, पुस्तकों और चित्रों का अच्छा संग्रह आसानी से कहीं भी नहीं खरीदा जा सकता है। उन्हें एक परिवार के भीतर पीढ़ी दर पीढ़ी जमा करने की आवश्यकता होती है। कुछ चिंतन के बाद मैडम ली मुस्कुराई और मैडम जू और चौथी पत्नी की ओर मुड़ी। निंगमैन प्रांत जिंगजोउ से काफी दूरी पर है। आप दूर से आए हैं, कुछ और दिनों के लिए हमारे साथ क्यों नहीं रहते? आप इस अवसर का उपयोग निंगमैन प्रांत का दौरा करने के लिए भी कर सकते हैं। चौथी पत्नी स्वाभाविक रूप से अधिक इच्छुक थी और उसने मुस्कुराते हुए तुरंत उत्तर दिया, मैंने लंबे समय से निंगमैन प्रीफेक्चर के खूबसूरत दृश्यों के बारे में सुना है। जब मैं ड्रैगन बोट फेस्टिवल के दौरान यहां आई थी तो मुझे ज्यादा कुछ देखने का मौका नहीं मिला। अब आखिरकार मेरे पास अवसर है। मुझे बस उम्मीद है कि यह बड़ों और आप पर थोपा नहीं जाएगा, महोदया। बूढ़ी मैडम यान को लगा कि चौथी पत्नी बहुत वाकपटु है और मुस्कुराते हुए बोली, मैडम जू बहुत विनम्र है।
हमें खुशी है कि आप आ सकी, थोपने का विचार ही हमारे दिमाग से आगे नहीं निकल सकता था। इस प्रकार चौथी पत्नी मैडम जू और जू कियून वहीं रुके रहे। इसके बाद सन फैमिली जू कियून को देखती रही और उसने देखा कि लड़की अपने भाषण और आचरण में एक असाधारण लालित्य के साथ अच्छा व्यवहार कर रही थी, जिसके कारण उसने अंदर ही अंदर सहमति में सिर हिलाया। रात्रि भोज के बाद दाहुआ मैडम ली के साथ मुख्य प्रांगण में वापस आ गया। चौथी पत्नी द्वारा छोड़े गए उपहारों को देखते हुए मैडम ली ने भौहों के साथ कहने से पहले एक पल के लिए सोचा, भले ही पिछले कुछ वर्षों में जू परिवार में गिरावट आई है, फिर भी वे झोंकजू से एक कुलीन परिवार है। चौथे मास्टर जू की मृत्यु के बाद भी अपने कबीले के समर्थन से चौथी पत्नी को हमारे परिवार के साथ शादी करने के लिए अपनी स्थिति को इतना कम करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है कि मिस जू को कोई अज्ञात बीमारी है? दाओहुआ ने मैडम ली की ओर देखा और उत्तर दिया, मुझे नहीं लगता कि उसे कोई बीमारी है, लेकिन उसकी पहले भी सगाई हो चुकी है। क्या? मैडम ली ने आश्चर्य से देखा, तुम्हें कैसे पता? इसके बाद दाओहुआ ने ताओयुवान टाउन में जो कुछ भी देखा, उसका विस्तार से वर्णन किया। यह सुनने के बाद मैडम ली ने भी हल्की आह भरते हुए कहा, आह, मिस जू वास्तव में दयनीय है, जिसने ऐसी कष्टदायक परेशानियों का सामना किया है। दाओहुआ ने सहमति में सिर हिलाया। मैडम ली ने आगे कहा, अगर आपकी दूसरी चाची को पता होता कि मिस जू की एक बार मंगनी हो चुकी है, तो वह शायद इस शादी के लिए सहमत नहीं होती। दाओहुआ, लेकिन अगर मिस जू की सगाई पहले नहीं हुई होती, तो वह आपके दूसरे भाई को नहीं चुनती। हर स्थिति के अपने फायदे और नुकसान होते हैं, किसी एक के पास सभी फायदे नहीं हो सकते। बिल्कुल मेरी होने वाली भाभी की तरह उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि वास्तव में प्रभावशाली है, लेकिन हान परिवार हितों के आदान प्रदान को बहुत अधिक महत्व देता है। भविष्य में आपके बड़े भाई को उनके साथ अपने व्यवहार में निश्चित रूप से सावधान रहने की आवश्यकता होगी। और फिर आपका चौथा भाई और बहन सू है, अगर बहन सू उससे शादी करने के लिए सहमत हो जाती है, तो आपके चौथे भाई को भी जीवन भर कभी उपपत्नी नहीं लेने का वचन देना होगा। मैडम ली ने कुछ हद तक आश्चर्यचकित होकर दाओहुआ की ओर देखा, आपको वो मिस जू बहुत पसंद है। दाओहुआ, यह पसंद या नापसंद का मामला नहीं है। हमारी सीमित बातचीत से मुझे लगता है कि वह एक ऐसी व्यक्ति है जो संकट में शांत रह सकती है और स्थिति को नियंत्रित कर सकती है। उसके जैसा कोई व्यक्ति आपके दूसरे भाई के लिए उपयुक्त होगा, आखिरकार वह भविष्य में दूसरा घर चलाने वाला होगा। उसे एक ऐसी पत्नी की जरूरत है जो उसका समर्थन कर सके। मैडम ली ने सिर हिलाया, आप सही हैं। आपके पिता और मैं वेंजी की शादी के बारे में बहुत चिंतित हैं, क्योंकि हम भविष्य पर भी विचार कर रहे हैं। हमें परिवार के बारे में अपने पक्ष पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, और वेंटाओ तीसरे घर का समर्थन कर रहा है। आपके पिता और मैं आश्वस्त हैं। लेकिन जहां तक दूसरे घर की बात है, तुम्हारे दूसरे चाचा और चाची में कुछ चालाकी हो सकती है, लेकिन उनमें सच्ची बुद्धि और दूरदर्शिता की कमी है। यदि भविष्य में दूसरा घर अच्छा नहीं चलता, तो यह हम सभी को परेशान करेगा। दाओहुआ, माँ पिता से बात कर सकती थी। चूंकि शिक्षक जू ने पिता के आदेश के तहत काम किया है, इसलिए पिता को जू परिवार की बेहतर समझ होनी चाहिए, ताकि पता चल सके कि उनके विचार क्या है। मैडम ली ने सिर हिलाया, जब तुम्हारे पिता बाद में वापस आएंगे, तो मैं उनके साथ इस पर चर्चा करूंगी। दाओहुआ कुछ देर तक बैठी रही और यान झिगाओ के लौटने के बाद विनम्रतापूर्वक उसका स्वागत करके चली गई। मैडम ली ने यान झिगाओ से चौथी पत्नी के इरादों के बारे में बात की और उसे अपने साथ लाए उपहार दिखाए। यान झिगाओ ने तुरंत उपहारों के बीच 3 दुर्लभ पुस्तकों को देखा और अपनी प्रशंसा व्यक्त की। कुलीन परिवार वास्तव में अलग होते हैं। मेरी सेवा के सभी वर्षों में मैंने ऐसी एक भी पुस्तक नहीं खरीदी है। मैडम ली ने हंसते हुए कहा, एक मृत ऊंट अभी भी घोड़े से बड़ा है, लेकिन ये उपहार बहुत कीमती है। आप क्या सोचते हैं मेरे प्रभु, क्या हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए या नहीं? यान झिगाओ एक पल के लिए चुप हो गया। यान परिवार के अन्य सदस्यों को भेजे गए उपहारों को पलटते हुए कहा, यह चौथी पत्नी वास्तव में विचारशील है। मैडम ली ने अपने चेहरे पर स्वीकृति दिखाई। वास्तव में उपहार लगभग सभी हमारी प्राथमिकताओं के अनुरूप हैं, जो ईमानदारी का सच्चा संकेत है। यान झिगाओ, वे कहते हैं कि बेटियां अपनी मां की देखभाल करती हैं। क्या मिस जू चौथी शाखा की मैडम जू से मिलती जुलती है? मैडम ली, वह लड़की सचमुच बहुत अच्छी है। मां ने आज उसे देखा और कई बार उसकी प्रशंसा की। यान झिगाओ एक पल के लिए चुप हो गया। चूंकि यह मामला है, आइए प्रत्येक घर में उपहार वितरित करें। मैडम ली ने झिझकते हुए कहा, लेकिन क्या होगा अगर मेरी भाभी को पता चले कि मिस जू की पहले भी सगाई हो चुकी है और वह असहमत है? क्या हम व्यर्थ में उपहार स्वीकार नहीं करेंगे?
यान झिगाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, आप दूसरी शाखा में उन दोनों के स्वभाव को जानते हैं। उन्हें मिठास का स्वाद दिए बिना वे इस पर विचार भी नहीं करेंगे। अब दहेज से लुभाकर वे वास्तव में संकोच कर सकते हैं। मैं कल अदालत में उपस्थित होने के बाद झू परिवार की चौथी शाखा के बारे में पूछताछ करने के लिए किसी को भेजूंगा। यदि यह उपयुक्त जोड़ी लगती है तो मैं दूसरे भाई को मनाऊंगा। यदि यह अभी भी काम नहीं करता है तो हम बाद में उपहार वापस कर सकते हैं। मैडम ली ने सिर हिलाया। हमेशा की तरह आपने इस पर विचार किया है, मेरे प्रभु। मैं यह देखूंगी कि उपहार प्रत्येक घर में भेजे जाएं। यान फैमिली गेस्ट हाउस में झू कियुन ने चौथी शाखा की मैडम झू की ओर कुछ घबराहट के साथ देखा। माँ, क्या हमें वास्तव में यह खुलासा करने की पहल नहीं करनी चाहिए कि मेरी पहले भी सगाई हो चुकी है? मैडम झू ने उत्तर दिया, क्या आपने यह नहीं कहा कि जब आपकी शादी होनी थी तब यान परिवार की सबसे बड़ी महिला मौजूद थी? चूंकि वह जानती है यान परिवार भी जागरूक है, हमें और अधिक कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, देर हो रही है, सो जाओ। तुम्हें कल जल्दी उठना है और अगले कुछ दिनों में तुम ऊर्जा की कमी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हालांकि अभी भी कुछ हद तक चिंतित थी, झू कियुन ने सिर हिलाया क्योंकि उसकी मां ने ऐसा कहा था और अपने कमरे में वापस जाने के लिए मुड़ गई। यान वेंजी ने बड़े आश्चर्य से पिंग टोंग द्वारा लाए गए उपहारों को देखा। हालांकि वह अपने बड़े भाई जितना विद्वान नहीं था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में वह और अधिक जानकार हो गया था और एक नज़र में उसे एहसास हुआ कि बॉक्स में एक बेहद कीमती एकल संस्करण था। यान वेंजी ने नौकर को आदेश दिया, जाओ और पता करो कि आज आई मैडम झू इतना मूल्यवान उपहार क्यों भेजेंगी। और यह उसे भेजा भी गया था। वह जानता था कि जब भी घर पर मेहमान आते थे, हालांकि प्रत्येक घर को उपहार मिलते थे, लेकिन सबसे अच्छे उपहार निश्चित रूप से मुख्य शाखा के बच्चों के लिए होते थे और उसके बाद ही उसकी बारी आती थी। जल्द ही नौकर मुस्कुराते हुए लौटा, दूसरे मास्टर, मुझे पता चल गया है। ऐसा लगता है कि जो दो मैडम आज आई थी, वे अपने परिवार की युवतियों को आपको भेंट कर रही हैं। ऐसी केवल 3 किताबें हैं, एक मुख्य मास्टर को दी गई, दूसरी सबसे बड़े मास्टर को और आखिरी आपको दी गई। घर के अन्य लोगों को भी काफी अच्छे उपहार मिले। यान वेंजी एक पल के लिए स्तब्ध रह गए और फिर उन्होंने कहा, वे उस महिला को मेरे साथ मिलाना चाहते हैं। नौकर हंसा, यह वही है जो उनके साथ आया था, सर। मैंने डेजी से पूछा, जो गेस्ट हाउस में काम करती है, और उसने कहा कि मिस झू बहुत सुंदर है और उसका स्वभाव अच्छा है। झू की उनकी छवि यान वेंजी के दिमाग में आई और वो नौकर से कहने से पहले कुछ देर के लिए चकित रह गया, मेरे माता पिता के आंगन में जाओ और देखो कि उनका रवैया क्या है। नौकर ने झट से कहा, तुरंत श्रीमान। जैसे ही नौकर चला गया, यान वेंजी फिर से चुप्पी में डूब गया। जब से उनके बड़े भाई की सगाई हुई थी, माँ उनकी शादी की तैयारियों में व्यस्त थी। वह जानता था कि उसके बड़े भाई और चौथे भाई की शादी जिन परिवारों में होने वाली थी, वे बहुत अच्छे थे, इसलिए माँ भी उसके लिए यही चाहती थी, लेकिन दुर्भाग्य से अच्छे परिवारों की महिलाएं उसे हेय दृष्टि से देखती थी। हाल ही में उसने देखा था कि जब भी माँ बड़ी चाची के साथ उसकी शादी के बारे में चर्चा करने जाती थी, तो वह कुछ हद तक अधीर लगती थी और जागीर के आसपास के लोग चुपचाप कह रहे थे कि माँ की अपेक्षाएं बहुत अधिक थी और बहुत नकचरी थी। गॉसिप से बचने के लिए वह अपनी शादी भी जल्द निपटाना चाहते थे। यान वेंजी ने झू कियुन को याद किया, जिनसे वह 2 बार मिल चुके थे। उसका आचरण एक परिष्कृत महिला का था, उसे उसमें रुचि कैसे हो सकती है? यह सोचते हुए यान वेंजी अपने माता पिता से स्पष्टता के लिए पूछना चाहता था और इसलिए उठ खड़ा हुआ और आंगन से बाहर चला गया। जैसे ही वह चविहुआ गेट में दाखिल हुआ, उसने 2 आकृतियों को उत्सुकता से इधर उधर देखते देखा। करीब आने पर ही उसे एहसास हुआ कि वे मिस झू और उसकी नौकरानी थी। यान वेंजी की उपस्थिति से चौंके झू कियुन को चिंता हुई कि वह रात में घूमने के उसके अनुचित व्यवहार को गलत समझेगा। उसने तुरंत समझाया, मैं सिर्फ उनकी खुशबू के कारण बगीचे में फूल देखना चाहता था, लेकिन बहुत दूर तक चला गया और अब मैं गेस्ट हाउस वापस जाते समय कुछ हद तक भटक गया हूँ। झू कियुन के चेहरे पर चिंतित भाव देखकर, स्पष्ट रूप से गलत समझे जाने के बारे में चिंतित होकर, यान वेंजी ने हल्के से हंसते हुए कहा, मिस झू, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे परिवार की जागीर वास्तव में बड़ी है और आपकी पहली यात्रा में रास्ता भटक जाना सामान्य बात है। मैं आपको वापस ले आता हूँ। इसके साथ ही वह अपने और झू कियुन के बीच दूरी बनाते हुए तेजी से आगे बढ़ा। झू कियुन ने अपनी नौकरानी को पीछे आने का संकेत देने से पहले यान वेंजी को देखा। दोनों एक के बाद एक चलते रहे, कई मीटर की दूरी पर थे, बिना कुछ बोले। जब वे गेस्ट हाउस के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो यान वेंजी ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस झू, हम आ गए हैं।
मैं अब विदा लूंगा। जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ा, जू क्यून ने एक पल के लिए संघर्ष किया और फिर चिल्लाकर कहा, रुको। यान वेंजी पीछे मुड़े, क्या कुछ और है? जू क्यून ने गहरी सांस ली और तेजी से यान वेंजी के पास पहुंचे। उसके दृष्टिकोण को देखकर यान वेंजी सहज रूप से पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। यान वेंजी से 1 मीटर की दूरी पर रुकते हुए जू क्यून ने कहा, क्यून साधारण है, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि क्या सर आपका दिल किसी अन्य महिला पर आ गया है? यदि नहीं, तो क्यून जीवन भर आपके साथ रहना चाहेगा। बचपन से ही मेरे पिता और मां ने क्यून को शतरंज, सुलेख, चित्रकला और कविता में शिक्षित करने के लिए सख्त शिक्षकों को नियुक्त किया। हालांकि मैं हर चीज में कुशल नहीं हूं, लेकिन मैं प्रत्येक में जानकार हूं। 10 साल की उम्र से मेरी मां ने मुझे घरेलू मामलों और सामाजिक संबंधों के प्रबंधन की शिक्षा दी है। क्यून खुद को अन्य महिलाओं से कम नहीं मानती है। हालांकि एक बार मेरी सगाई हो चुकी थी, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, और मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि आप मुझ पर कुछ विचार करें। बोलने के बाद वह शर्मा गई और धुएं के गुबार की तरह गेस्ट हाउस में भाग गई। यान वेंजी काफी देर तक स्तब्ध होकर अपनी जगह पर खड़ा रहा, इससे पहले कि उसे एहसास हुआ कि उसे अभी अभी कबूल किया गया है। उसका मन कुछ उलझन में था। वह वापस चला गया, यह भूल कर कि उसका अपने माता पिता से मिलने का इरादा था। जू क्यून आंगन में खो गई, और यान वेंजी द्वारा वापस ले जाने की बात अगली सुबह तक मैडम ली तक फैल गई थी। कई बार पुष्टि करने के बाद कि जू क्यून की यान वेंजी से मुलाकात संयोगवश हुई थी और किसी की ओर से जानबूझकर नहीं, मैडम ली ने अंततः हंसते हुए कहा, उस जू लड़की में निश्चित रूप से कुछ हिम्मत है। जब दाहुआ पहुंची तो उसे यह सुनने को मिला, अब किसमें हिम्मत है? मैडम ली ने हंसते हुए जू क्यून की यान वेंजी के साथ हुई आकस्मिक मुलाकात के साथ साथ उस क्षण को भी याद किया जब उसने अपनी भावनाओं को उसके सामने व्यक्त किया था। यह सुनने के बाद दाहुआ ने अनुमोदनात्मक दृष्टि से कहा, मिस जू अवसरों का लाभ उठाने में बहुत माहिर है। यदि दूसरा भाई वास्तव में उसके शब्दों से प्रभावित होता है, भले ही दूसरी चाची ने एक बार मिस जू की सगाई से इनकार कर दिया हो और इस मैच को अस्वीकार कर दिया हो, अगर दूसरा भाई खुद तैयार हो तो परिणाम अनिश्चित हो सकता है। मां अपने ही बेटों के खिलाफ शायद ही कभी जीत पाती है। मैडम ली के चेहरे पर झिझक दिखाई दी, क्या यह मिस जू शायद कुछ ज्यादा ही हिसाब किताब करने वाली नहीं है? दाओहुआ ने अपना सिर हिलाया, दूसरों को परेशान किए बिना अपनी खुशी के लिए लड़ना, थोड़ी सी साजिश रचने से कोई नुकसान नहीं होता है। मैडम ली ने सिर हिलाया, आप सही कह रहे हैं, यह मिस जू वास्तव में वेंजी के लिए काफी उपयुक्त है। दूसरे घर के लोगों में थोड़ी बहुत छोटी चतुराई है और पर्याप्त सच्ची बुद्धि नहीं है। उन्हें उसके जैसा कोई व्यक्ति ढूंढना चाहिए जो विकल्पों को तौलना जानता हो और उनका नेतृत्व करने के लिए औचित्य की भावना रखता हो। जैसे ही वह बोली, उसके चेहरे पर आह झलक उठी। मिस जू भी कुछ हद तक बदकिस्मत है। अगर उनके पिता अभी भी जीवित होते तो उनकी शादी की संभावनाएं इतनी मुश्किल नहीं होती। पहले मैच के लिए जून परिवार ने निश्चित रूप से इतनी आसानी से सगाई रद्द करने की हिम्मत नहीं की होती। जू क्यून की दुर्दशा पर विचार करते हुए दाहुआ को प्राचीन काल में इनकार किए जाने के गंभीर परिणामों की गहरी समझ प्राप्त हुई। भले ही गलती किसी की भी हो, रद्द की गई सगाई एक महत्वपूर्ण दोष थी। जू क्यून की तरह, जो देखने में स्पष्ट रूप से एक अच्छी युवा महिला लगती थी, लेकिन सिर्फ इसलिए कि उसे एक बार अस्वीकार कर दिया गया था, उसने पाया कि उसके रिश्तेदारों ने उसे एक बेवकूफ से शादी करने के लिए प्रेरित किया। अगर उसने सचमुच उससे शादी की तो उसका जीवन सचमुच बर्बाद हो जाएगा। यह देखकर कि दिन पूरी तरह से उगाया था, मैडम ली दाओहुआ को बुढ़िया के क्वार्टर में ले गई। इस बीच यान परिवार की दूसरी शाखा में यह जानने पर कि जू क्यून को पहले मना कर दिया गया था, सन ने तुरंत घर में हंगामा मचा दिया, इस तरह से लोगों को धमकाना बेतुका है। मेरी वेंजी एक साफ और ईमानदार सज्जन है। एक अस्वीकार किए गए अच्छे अच्छे आदमी की हिम्मत कैसे हुई कि वह उससे चिपके रहने का सपना भी देखे? उसे सपने देखने दो। यह सुनकर यान वेंजी, जो सम्मान देने आए थे, ने तुरंत अपनी भौहें सिकोड़ ली। माँ, आप क्या कह रही हैं? भले ही आप असहमत हो, महिला के बारे में इतना बुरा बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अपने बेटे को उसका खंडन करते देख सन और भी क्रोधित हो गई। तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए खड़ी नहीं हो रही है? बस अपने आप को देखो। जब से हमने तुम्हारे लिए विवाह का प्रस्ताव रखना शुरू किया है, तुम्हें कितनी अस्वीकृतियों का सामना करना पड़ा है। और अब जिन्हें अस्वीकार कर दिया गया है वे भी तुम पर नजर डालने की हिम्मत कर रहे हैं। क्या यह तुम्हें घृणा नहीं करता है? यान वेंजी मदद नहीं कर सके, लेकिन जवाब में तर्क दिया, यह आप ही हैं जिन्हें अस्वीकार किया गया है, मुझे नहीं।
सुन आश्चर्यचकित रह गया। मैं आपकी ओर से प्रस्ताव देने गया था, क्या मुझे अस्वीकार करना आपको अस्वीकार करने के समान नहीं है? यान वेंजी ने बुदबुदाते हुए कहा, लेकिन मैंने कभी भी उन उच्च रैंकिंग वाले परिवारों की बेटी से शादी करने की इच्छा नहीं की थी। विनती भरी दृष्टि से बोलते हुए, माँ, मेरे पास कोई आधिकारिक पदवी भी नहीं है, कृपया उन अधिकारियों की बेटियों पर ध्यान देना बंद करें। वे मेरा पक्ष नहीं लेंगे, अपने ऊपर अपमान क्यों लाएं? सन ने निराश होकर यान वेंजी के सिर पर तमाचा मारा, क्या तुम कुछ अधिक महत्वाकांक्षी नहीं हो सकते? वेंशियू और वेंकई के ससुराल वालों, यू परिवार को देखो, वे किस प्रकार के परिवार हैं। आप सभी एक ही परिवार के भाई हैं, आप उनसे बहुत पीछे नहीं रह सकते, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? सन को फिर से अपने बड़े और छोटे भाइयों से तुलना करते देख यान वेंजी बेहद चिढ़ गई और उनका स्वर तीव्र हो गया। माँ, क्या आप भविष्य में मेरी तुलना बिग ब्रदर और फोर्थ ब्रदर से नहीं कर सकती? मैं जो हूँ वही हूँ, चाहे आप कितनी भी तुलना करें, मैं उनसे आगे नहीं निकल सकता। इतनी सुबह सुबह यह सब शोर किस बारे में है? मैंने तुम्हें आंगन के बाहर से पूरे रास्ते सुना। यान जीवान बाहर से अंदर आया, उसके चेहरे पर नाराजगी के भाव थे। सन फैमिली ने उसकी ओर देखा, क्या आप अपने बेटे के वैवाहिक मामलों को भी संभाल रहे हैं? हमेशा बाहर भागते रहते हैं, मैं वास्तव में नहीं जानता कि आप किसका मनोरंजन करने की कोशिश कर रहे हैं। यान जीवान ने उदासीनता से उत्तर दिया, घर की महिला होने के नाते आप इन बाहरी मामलों को नहीं समझ पाएंगी। यान वेंजी ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, पिताजी, आप कल रात सोने के लिए घर नहीं आए। बोलते समय उसकी नजर अपने पिता के कपड़ों पर पड़ी। उसे याद आया कि उसके पिता ने एक दिन पहले यह पोशाक नहीं पहनी थी। अपने बेटे की जिज्ञासु दृष्टि को देखकर यान जीवान को थोड़ा दोषी महसूस हुआ, लेकिन उसने तुरंत विषय को मोड़ दिया। वेंजी के विवाह प्रस्ताव के बारे में क्या आपकी भाभी चैन में आपकी मदद नहीं कर रही है? इतनी सुबह हंगामा क्यों शुरू करें? सन फैमिली ने जू कियुन के मामले को याद करते हुए चिढ़कर कहा, यह देखो भगवान, भाभी के भतीजों की मंगनी या तो एक अरल परिवार की लड़की से या एक पुराने कुलीन परिवार की लड़की से हुई है। फिर भी जब हमारी वेंजी की बात आती है तो उसे कोई ऐसा मिलता है जिसने पहले सगाई तोड़ दी है। मैं कैसे नाराज नहीं हो सकता? यह सुनकर यान वेंजी ने कुछ गुस्से में कहा, माँ, आप कुछ हद तक अनुचित हो रही हैं। मैडम झू ने दौरा किया था और आंटी को पहले से उनके इरादे का पता नहीं था। इसके अलावा उन्होंने आपको इस शादी के लिए सहमत होने के लिए मजबूर नहीं किया। क्या आपको लगता है कि ऐसी बातें कहना उचित है? यान यहुआन, जो किनारे पर चुपचाप बैठा था, बोलने से खुद को नहीं रोक सका। माँ, आंटी दूसरे भाई के वैवाहिक मामलों पर काफी ध्यान देती है। हर बार जब आप लड़कियों की जांच करते हैं तो क्या वो आपके साथ नहीं जाती है? यह देखकर कि न तो उसका बेटा और न ही बेटी उसकी तरफ थी, सन फैमिली क्रोधित हो गई। उसने उग्र भाव से उनकी ओर इशारा करते हुए कहा, आगे बढ़ो, अपनी कोहनियों को बाहर की ओर मोड़ते रहो, मैं अब तुम्हारे बारे में कम परवाह नहीं कर सकता। जो कुछ हुआ उसे सुनने के बाद यान जीवान को भी लगा कि ऐसी लड़की के साथ रहना अच्छा नहीं है जिसने सगाई तोड़ दी हो, और सोचने के बाद उसने कहा, यदि आप असहमत हैं तो बस जाकर अपनी भाभी से इस बारे में बात करें। यहाँ गुस्सा करने से क्या फायदा? यान यहुआन ने अपने होंठ हिलाए, यह महसूस करते हुए कि मिस झू काफी अच्छी थी। दुर्भाग्यवश उसके माता पिता ने उसकी बात नहीं सुनी। बाद में यान परिवार की दूसरी शाखा बुढ़िया के आंगन में गई। मैडम ली को पहले से ही कमरे के अंदर बैठा देखकर सन फैमिली ने सीधे कहा, भाभी, मैं वेंजी को उस लड़की से शादी करने के लिए सहमत नहीं करूंगा जिसने सगाई तोड़ दी है। मैडम ली ने सन फैमिली की ओर देखा, जिसका चेहरा खट्टा था, फिर वह यान चियुआन की ओर मुड़ी, जो सहमत लग रहा था, और हल्के से मुस्कुराई। यह आप ही हैं जो एक बहू से शादी कर रहे हैं। आप सहमत हैं या नहीं यह आप पर निर्भर है। मैं यहाँ सिर्फ कुछ सलाह देने के लिए हूँ। इन शब्दों पर सन फैमिली की अभिव्यक्ति में कुछ सुधार हुआ। हालांकि बूढ़ी महिला यान ने सन फैमिली की ओर देखते हुए अपनी भौहें सिकोड़ ली। आप वास्तव में वेंजी के साथ किस तरह की देवी की बराबरी करना चाहती हैं? अब तक आप जिस भी लड़की से मिले हैं वह आपके मानकों पर खरी नहीं उतरी है, लेकिन मुझे लगता है कि मिस झू काफी सभ्य है। सन फैमिली ने असंतोष के साथ कहा, माँ, उस लड़की ने सगाई तोड़ दी है, उसकी वेंजी से कैसे बराबरी की जा सकती है? बूढ़ी महिला यान ने गुनगुनाते हुए कहा, अगर उसने सगाई नहीं तोड़ी होती तो क्या आपको लगता है कि उसने वेंजी को उसकी योग्यता के आधार पर माना होता? दाओ हुआ ने देखा कि यान वेंजी का चेहरा थोड़ा बदल गया और जल्दी से हंसा। दादी, इसे नियति कहा जाता है। दुनिया में बहुत सारी अच्छी लड़कियां और अच्छे लड़के हैं। जो लोग एक साथ होते हैं वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें सही समय और स्थान पर सही व्यक्ति मिल जाता है।
हो सकता है कि बेहतर योग्यता वाले अन्य लोग भी हों, लेकिन अच्छी स्थिति होने का मतलब यह नहीं है कि वे उपयुक्त हैं। बूढ़ी महिला यान को भी एहसास हुआ कि उसके शब्दों से उसके पोते को ठेस पहुंची होगी, इसलिए उसने तुरंत दाओ हुआ के शब्दों का पालन करते हुए कहा, बिल्कुल बिल्कुल, मेरा यही मतलब था। जैसे ही वह बोली, उसने यान वेंजी की ओर सकारात्मक रूप से सिर हिलाया। बुढ़िया को इस तरह प्रतिक्रिया देते देख यान वेंजी को हंसने का मन हुआ। उसने सोचा कि हालांकि उसकी दादी थोड़ी पक्षपाती थी, फिर भी वह उसके लिए, अपने पोते के लिए अच्छी थी, कम से कम उसकी भावनाओं की परवाह करती थी। सन फैमिली ने बगल से असंतोष व्यक्त करते हुए कहा, फिर भी मैं सहमत नहीं हूं। मैडम जू को चौथे और जू की उनको जल्दी भोजन के लिए ले गई। जैसे ही वे बूढ़ी मैडम के आंगन में पहुंचे, उन्होंने देखा कि सभी के हाव भाव में कुछ गड़बड़ी थी। यह देखकर कि मैडम यान, जो कल उनके साथ काफी गर्मजोशी से पेश आई थी, अब उनका चेहरा सख्त हो गया है, मैडम जू चौथी और जू की उनका दिल तुरंत डूब गया। मैडम जू ने माँ और बेटी की ओर देखा और मन ही मन सोचा, वह जानती थी, मैडम यान के व्यक्तित्व के साथ, वह संभवतः किसी ऐसे व्यक्ति को कैसे स्वीकार कर सकती है जिसकी पहले सगाई हो चुकी थी। जल्दी भोजन करने के बाद और मैडम सन के रवैये को देखकर, मैडम जू वहीं से छुट्टी लेना चाहती थी। हालांकि अपनी बेटी की शादी की व्यवस्था के लिए मैडम जू चौथी अभी भी बेशर्मी से 2 और दिनों के लिए रुकी थी, यह उम्मीद करते हुए कि इन 2 दिनों के दौरान यान परिवार अपनी बेटी में अच्छाई देखेगा। दुर्भाग्य से उसकी आशाएं व्यर्थ थीं। जिन 2 दिनों तक वे रुके रहे, सुबह को श्रद्धांजलि देने के अलावा वे दूसरी शाखा के किसी भी व्यक्ति से नहीं मिल सके। हालांकि मैडम ली अभी भी उतनी ही उत्साहित थी, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण था कि निर्णय उनकी राय पर निर्भर नहीं था, यह देखते हुए कि यह यान वेंजी ही थे जिन्हें वे मिलाना चाहते थे। जू कियुन आखिरकार एक युवा लड़की थी। भले ही उसने सतह पर शांत दिखने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में निराशा और निराशा को नजरअंदाज करना असंभव था। मिस जू, आपने जो पाउच पहना है वह बहुत सुंदर है, क्या आप इसे मुझे दे सकती है? मैडम ली पर मैडम जू चौथी और जू कियुन की अच्छी छाप थी। जब उन्होंने यान परिवार छोड़ा, तो उसने और दाओ हुआ ने व्यक्तिगत रूप से उन्हें गेट तक देखा। दाओ हुआ ने जू कियुन द्वारा पहने गए अनोखे पाउच को देखकर मुस्कुराते हुए मजाक में उसे मांगा। भले ही चीजें आशा के अनुरूप नहीं हुई थी, जू कियुन अभी भी दाओ हुआ द्वारा उसके लिए बोलने के लिए आभारी थी। यदि यह सबसे बड़ी मिस यान के लिए नहीं होता, तो शायद उन्होंने इस बार दूसरी शाखा की मैडम यान का चेहरा भी नहीं देखा होता। जू कियुन ने थैली निकालते हुए मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि मिस यान इसके बारे में बहुत सोचती है, कृपया इसे ले लें। दाओ हुआ ने पाउच लिया और मुस्कुराते हुए कहा, जब मौका मिले तो हमसे दोबारा मिलने आओ। जू कियुन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, लेकिन उसका दिल एक कड़वे विचार से भर गया। उसे डर था कि भविष्य में ऐसा कोई अवसर नहीं मिलेगा। जू परिवार की गाड़ी और घोड़ों को दूर जाते देख मैडम ली ने अफसोस की दृष्टि से अपना सिर हिलाया। यह अफसोस की बात है, इतनी अच्छी युवा महिला। दाओ हुआ, क्या ऐसा ही नहीं है? मैडम यान द्वितीय ने इन 2 दिनों में सब कुछ बहुत अधिक किया, और फिर भी मिस जू ने अभी भी खुद को उचित रूप से संभाला। ऐसा स्वभाव वास्तव में दुर्लभ है। उसने सिर हिलाते हुए कहा, केवल अपने परिवार की कुलीनता पर विचार करने से क्या फायदा? यदि आप एक लाड़ प्यार वाली लड़की से शादी करेंगे, तो आने वाले दिन दूसरे चाचा और चाची के लिए कठिन होंगे। मैडम ली ने आह भरते हुए कहा, अन्यथा कहने वाला कौन है? बातचीत के बीच में ही वे दोनों हवेली लौट आए। वापस जाते समय दाओ हुआ ने यान वेंजी को जल्दी से जाते हुए देखा, उसकी आंखें थोड़ी चमक उठी। माँ, क्या आपको लगता है कि दूसरे भाई को मिस जू से कोई लगाव है? मैडम ली ने अपना सिर हिलाया, वह मेरा बेटा नहीं है, मुझे ऐसी बातें कैसे पता चलेंगी? कुछ देर रुकने के बाद उसने कहा, वे केवल 1 या 2 बार ही मिले हैं, अगर स्नेह भी है, तो वह ज्यादा नहीं है। दाओ हुआ ने और कुछ नहीं कहा और मैडम ली को मुख्य यार्ड में लौटने में मदद की। वापस लौटने पर उन्होंने मैडम सन को लिविंग रूम में इंतजार करते देखा। जैसे ही मैडम सन ने मैडम ली को लौटते देखा, उसने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, बड़ी बहन, मुझे खुशी है कि आप वापस आ गई। मुझे आपको बताना होगा, कल जस्टिस शाओ की पत्नी ने एक संदेश भेजा था, जिसमें कहा गया था कि वह हमें अपने स्थान पर फूलों की प्रशंसा करने के लिए आमंत्रित करना चाहती है। मैडम ली अवाक रह गईं, अभी मध्य मई है, मौसम गर्म हो रहा है। न्यायमूर्ति शाओ इस समय हमें फूलों की प्रशंसा करने के लिए आमंत्रित करते हुए क्या सोच रहे थे? मैडम सुन ने हंसते हुए कहा, बेशक, यह सिर्फ एक बहाना है। क्या आप भूल गए? हम वर्तमान में वेंजी की शादी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। उसने इसका उल्लेख किया, शायद इसलिए कि वह वेंजी को पसंद करने लगी थी।
दाओहुआ ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, मैं मिस शाओ से कई बार मिल चुका हूं। उनका चरित्र उतना आकर्षक नहीं है। मैडम सुन को जरा भी चिंता नहीं थी। आह, लड़कियां अनिवार्य रूप से घर पर थोड़ी बिगड़ल होती हैं, बिल्कुल आपकी तरह। ये आप घर पर भी उतने अच्छे नहीं हैं। यह सब परिवार का लाड़ प्यार है। एक बार शादी हो जाने के बाद वे निश्चित रूप से खुद को नियंत्रित करना सीख जाएंगी। दाओहुआ ने मैडम सन पर नर्म नजर डाली। मैं आपको याद दिला रहा था, दूसरी चाची। भले ही मेरे शब्द आपको पसंद नहीं आए, लेकिन मेरी आलोचना करने की कोई जरूरत नहीं थी। इतना कहने के बाद उसने मैडम ली से माफी मांगी और जाने के लिए मुड़ गई। मैडम सुन मैडम ली को दाओहुआ को अनुशासित करने के लिए कहना चाहती थी, लेकिन मैडम ली का चेहरा भी अप्रसन्न देखकर उन्होंने शर्मिंदगी से बोलना बंद कर दिया। जब उसके बेटे ने कहा कि मैच मुख्य शाखा पर निर्भर है, तो उसने सहन किया। मैडम जू और अन्य लोगों के चले जाने के 3 दिन बाद यान झिगाओ को जू परिवार की चौथी शाखा के बारे में खबर मिली। मैडम जू सी ने अपने परिवार की स्थिति को छुपाया या बड़ा चढ़ाकर नहीं बताया, और यान झिगाओ ने जो जानकारी एकत्र की वह लगभग वही थी जो उसने बताई थी। पत्र पढ़ने के बाद वह इसे मैडम ली की राय लेने के लिए ले गए। बड़ी मैडम यान के साथ कुछ देर चर्चा करने के बाद उन सभी को लगा कि शादी का प्रस्ताव संभव है। इसलिए यान झिगाओ ने यान झियुआन के साथ इस मामले पर चर्चा करने के लिए जो जानकारी एकत्र की थी उसे ले लिया। यान झियुआन के पत्र पढ़ने का इंतजार करने के बाद यान झिगाओ ने कहा, मुझे लगता है कि जू परिवार के साथ मैच काफी अच्छा है। यान झियुआन एक पल के लिए चुप हो गया, लेकिन जू परिवार की लड़की की सगाई पहले ही हो चुकी है। यान झिगाओ ने मेज पर रखे पत्र पर अपनी उंगली उठाई। उसकी टूटी हुई सगाई की प्रक्रिया यहाँ स्पष्ट रूप से लिखी गई है ना? गलती उसकी नहीं है, और इस बिंदु पर ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। यान झियुआन ने अनिच्छा से कहा, लेकिन जब यह चारों ओर फैल जाता है तो यह अच्छा नहीं लगता है। अन्य लोग पूरी तरह से नहीं जानते हैं और केवल यही कहेंगे कि वेंजी ने उस लड़की से शादी की है जिसकी एक बार सगाई हो चुकी थी। यान झिगाओ एक पल के लिए चुप हो गया। इस दौरान जिन परिवारों को आपने और आपकी दूसरी भाभी ने वेंजी के लिए उपयुक्त समझा है, मैंने उनके बारे में आपकी सबसे बड़ी भाभी से सुना है। मुझे पता है, आप वेंजी के लिए एक बेहतर यू परिवार ढूंढना चाहते हैं, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन क्या आपने सोचा है, अगर वह एक उच्च प्रतिष्ठित परिवार की लड़की से शादी करता है, तो क्या वेंजी वास्तव में उसे नियंत्रित कर सकती है? यू परिवार की सहायता और एहसानों के साथ वेंजी उतना लंबा खड़ा नहीं हो पाएगा। क्या आप चाहते हैं कि वह हमेशा एक महिला द्वारा दबाया जाए? यान झियुआन ने तुरंत उत्तर दिया, ऐसा नहीं होगा। यान झिगाओ ने आह भरते हुए कहा, ऐसा कैसे नहीं हो सकता? जब हमारा परिवार गरीब था तो हमें आपकी सबसे बड़ी भाभी के परिवार से आर्थिक रूप से बहुत मदद मिलती थी। अब भी उसके 2 भाइयों का सामना करते हुए मैं टिक नहीं पाता। यह सौभाग्य की बात है कि आपकी सबसे बड़ी भाभी एक नेक और पवित्र इंसान है। उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में मेरे लिए काफी बदनामी पैदा की है, लेकिन क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि वेंजी जिस महिला से शादी करेगी वह आपकी सबसे बड़ी भाभी की तरह होगी? विवाह में एक परिवार के लिए सामाजिक स्थिति के मिलान पर विचार करना महत्वपूर्ण है, लेकिन एक जोड़े के लिए यह शक्ति के संतुलन के बारे में है। यदि कोई दूसरे पर बहुत अधिक हावी है तो उसे हमेशा दबाया जाएगा या विवाह अराजक हो जाएगा। दूसरे भाई, इसके बारे में सोचो, क्या यह सच नहीं है? यान झियुआन चुप था, बोल नहीं रहा था। थोड़ी देर बाद यान झिगाओ ने आगे कहा, आखिरकार जू परिवार झोंगझोऊ में एक कुलीन परिवार है। भले ही इन वर्षों में उनमें कुछ हद तक गिरावट आई हो, फिर भी उनकी नींव है। झू मिस से शादी करने का, जिसकी पहले सगाई हो चुकी है, इसका मतलब यह भी होगा कि अब उसे दबाने की चिंता नहीं रहेगी। इसके अलावा झू फोर्थ मास्टर वांग्यू अकादमी में कुलपति थे। हालांकि उनकी मृत्यु हो चुकी है, उनकी प्रतिष्ठा बनी हुई है और उनके छात्र अभी भी जीवित हैं, जिनमें से कई आधिकारिक तौर पर प्रवेश कर चुके हैं। ये सभी संभावित कनेक्शन हैं। इसके अतिरिक्त मिस झू का छोटा भाई 10 साल की उम्र में विद्वान बन गया। वह शिक्षाविदों में महान संभावनाएं दिखाता है, और यदि वह इसे गंभीरता से लेना शुरू कर देता है तो उसका भविष्य असीमित है। एक आखिरी बात, मेरा मानना कि आपकी दूसरी भाभी ने आपको मिस झू के दहेज के बारे में पहले ही बता दिया होगा। हजारों किताबें, इन्हें पीढ़ियों तक पारित किया जा सकता है। क्या यह सुनिश्चित नहीं करेगा कि आपके वंशजों को अच्छी तरह से पढ़ाया जाए? यान झियुआन चुपचाप सुनता रहा। धीरे धीरे जू क्यून के प्रति उसकी घृणा कम हो गई। उसे लगा कि वास्तव में जू परिवार के साथ मैच बुरा नहीं था। अपने दूसरे भाई का रुख नर्म देखकर यान झिगाओ की आंखों में मुस्कान तैर गई।
उनके दूसरे भाई की रुचि तात्कालिक लाभ में अधिक थी, वह केवल अपने हृदय को द्रवित करने के लिए स्पष्ट रूप से लाभ बता सकता था। यान जियोवान, बड़े भाई, मुझे इस पर कुछ और विचार करने दीजिए। यान झिगाओ ने सिर हिलाया, आपको इस पर विचार करना चाहिए। लेकिन माँ और आपकी सबसे बड़ी भाभी मिस जू के बारे में बहुत सोचती हैं, जिससे पता चलता है कि वह वास्तव में एक अच्छी जोड़ी है। जहां तक आपकी दूसरी भाभी की बात है, वह सिर्फ टूटी हुई सगाई के बारे में चिंतित है। जाओ और उससे बात करो, महिलाओं की चिंताएं हमेशा व्यापक नहीं होती हैं, उसके साथ इस बारे में और अधिक समझाएं और विश्लेषण करें। दाओ हुआ ने सुना था कि उसके पिता ने उसके दूसरे चाचा से बात की थी, इसलिए उसने तुरंत दूसरी शाखा के रवैये का पता लगाने के लिए वांग मनमन को भेजा। जब वांग मैनमैन वापस आए तो उन्होंने बताया, सेकंड मास्टर अब उतने विरोध में नहीं है जितना पहले थे, लेकिन सेकंड मैडम अभी भी अनिच्छुक है। अभी वे एक ठहराव पर हैं। दाओ हुआ ने ड्रेसिंग टेबल पर लटका हुआ पर्स लिया, एक पल के लिए सोचा, और वांग मैनमैन से कहा, दूसरी युवा मिस और तीसरी युवा मिस को बताएं कि मैं आज शाम 5 बजे वाटर पवेलियन में उनके साथ गर्मियों के कपड़े बनाने पर चर्चा करना चाहूंगा। वांग मैनमैन आश्चर्यचकित थे, शाम 5 बजे। लगभग शाम हो चुकी है। दाओ हुआ ने सकारात्मक रूप से सिर हिलाया, हाँ, शाम 5 बजे। शाम 5 बजे, चविहुआ गेट जल मंडप। यान यल कुछ हद तक उदास महसूस करते हुए यान यहुआन के पीछे पीछे वहां गई। बड़ी बहन, वास्तव में कुछ है, उसने हमसे यहाँ गर्मियों के कपड़ों पर चर्चा करने के लिए क्यों कहा? यान यहुआन ने उत्तर दिया, बड़ी बहन के पास ऐसा करने के अपने कारण होंगे, और यह बहुत दूर नहीं है। इतनी शिकायत मत करो। यान यल ने मुंह सिकोड़ लिया, लेकिन इससे अधिक कुछ नहीं कहा। आखिरकार जिस सुईवक कक्ष का वे प्रबंधन करते थे, वह उन्हें बड़ी बहन ने सौंपा था, और तथ्य यह है कि वे रस्सियां सीखना शुरू करने में सक्षम थे क्योंकि बड़ी बहन ने उनकी चाची से बात की थी। समय समय पर उसके द्वारा कार्य सौंपा जाना भी स्वीकार्य था। वे थोड़ी देर ही बैठे थे कि दाओ हुआ आ गया। वांग मैनमन और बीशी को काफी सारे कपड़े ले जाते हुए देखकर यान यहुआन और यान येल इकट्ठा हो गए। यान येल ने कपड़ों को पलटा और मुस्कुराते हुए कहा, इस वर्ष सामग्री पिछले वर्षों की तुलना में बहुत बेहतर लग रही है। दाओ हुआ ने गर्मियों के कपड़े बनाने के बारे में दोनों के साथ एक संक्षिप्त बातचीत की, और यह देखकर कि पारिवारिक स्कूल में ट्यूटर के लिए कक्षाएं खत्म करने का लगभग समय हो गया था, और यह अनुमान लगाते हुए कि यान वेंजी जल्द ही वहां से गुजरेंगे, उसने बातचीत को अपने हाथ में लिए पस की ओर बढ़ाया। बड़ी बहन, वह पस सचमुच अनोखा है। आपने इस पर कड़ाई कब की? यान यहुआन ने मुस्कुराते हुए पूछा। दाओ हुआ ने स्थिति का पता लगाने गई वांग मनमन को सिर हिलाते हुए देखकर जोर से कहा, इस पर मिस जू ने कड़ाई की थी। मुझे यह अनोखा लगा और मैंने उससे इसके लिए कहा। यान यहुआन ने दाओ हुआ की ओर देखा, फिर पस की बारीकी से जांच की और मुस्कुराया, मिस जू की कड़ाई वास्तव में अच्छी तरह से की गई है। दाओ हुआ, है ना? बचपन से वयस्कता तक, यह स्पष्ट है कि मिस जू एक सौम्य और परिष्कृत चरित्र की व्यक्ति है। यान येल यह कहने से खुद को नहीं रोक सकी, लेकिन उन्हें पहले सगाई में अस्वीकार कर दिया गया था। दाओ हुआ की नजर चविहुआ गेट के पीछे कपड़ों के एक कोने पर पड़ी और उसने तुरंत ताओयुआन शहर में देखी गई घटनाओं को दोहराया और एक प्रश्न के साथ समाप्त किया, आप क्या सोचते हैं? क्या मिस जू वही थी जिसकी सगाई टूट गई थी, या उसने किसी और की सगाई तोड़ दी थी? जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो हमें केवल सतही तौर पर नहीं देखना चाहिए, न ही हमें किसी को दूसरे क्या कहते हैं उसके आधार पर समझना चाहिए। उस दिन युवा मास्टर जूंग और उसकी प्रेमिका ने एक प्रेम समझौते में अपनी जान ले ली, फिर भी मिस जू शांत रही और मदद के लिए सामने आई। वो रोई नहीं, कोई हंगामा नहीं किया, या आत्महत्या के बारे में नहीं सोचा, न ही उसने ऐसा कोई माहौल बनाया जिससे पता चले कि जूंग परिवार को शर्मिंदा होना पड़ेगा। इससे पता चलता है कि वह बड़ी समझ रखने वाली और बड़ी तस्वीर को समझने वाली व्यक्ति है। चविहुआ गेट के बाहर यान वेंजी ने चुपचाप दाओ हुआ द्वारा मिस जू की प्रशंसा सुनी। जहां तक जू का सवाल है, उन्हें इस बात की ज्यादा परवाह नहीं थी कि उन्हें सगाई में अस्वीकार कर दिया गया था, लेकिन वैवाहिक निर्णय हमेशा माता पिता द्वारा लिए गए हैं। उसके पिता और मां दोनों के विरोध के कारण उसे लगा कि यह उसके लिए ज्यादा कुछ कहने का स्थान नहीं है। यान वेंजी के चले जाने तक दाओ हुआ ने जू की उनकी प्रशंसा करना बंद नहीं किया। यान यहुआन से अलग होने के बाद वांग मैनमैन मदद नहीं कर सके, लेकिन दाओ हुआ से पूछा, मिस, क्या यह दृष्टिकोण प्रभावी होगा? दाओ हुआ ने अपना सिर हिलाया, मुझे नहीं पता। इस तरह मैं मिस जू के बारे में अपने दूसरे भाई की समझ को गहरा कर सकता हूँ। यदि मिस जू उसके दिल में प्रवेश करती है और वो मेरे दूसरे चाचा और चाची से बात करने जाती है, तो बाहरी लोगों के हस्तक्षेप की तुलना में यह बहुत आसान होगा।
वांग मैनमैन ने टिप्पणी की, दूसरे मास्टर के वैवाहिक संबंध के लिए मास्टर और मैडम से लेकर आप तक मिस हर कोई गहराई से चिंतित है। दाओहुआ ने कंधे उचकाए, दूसरी चाची की पसंद के साथ हम क्या कर सकते हैं? अगर वह वास्तव में दूसरे भाई के लिए एक बिगड़ल लड़की को चुनती है तो इससे घर में अराजकता ही खत्म होगी। क्या वह मां नहीं होगी जिसे गंदगी साफ करनी होगी? वांग मैनमैन ने सहमति में सिर हिलाया। बूढ़ी मैडम अभी भी अच्छे स्वास्थ्य में थी और यान परिवार को पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। इस समय के दौरान दूसरी शाखा को पहली शाखा के साथ रहना होगा, वे ही लगातार हंगामे में रहेंगे और अंततः पुराने मास्टर और मैडम ही परेशान होंगे। यहाँ पर यान वेंजी चबिहुआ गेट से वापस अपने आंगन की ओर मुड़ा ही था कि उसने यान वेंजियू को अपनी ओर आते देखा। उसने मुस्कुराते हुए तुरंत उसका स्वागत किया। सबसे बड़े भाई, आप आज मास्टर जियो के साथ बाहर नहीं गए? यान वेंगसियू यान वेंजी के पास गया और उसके साथ उसके आंगन में प्रवेश किया। आज नहीं। यान वेंजी ने यान वेंशियू पर उत्सुकता भरी नजर डाली। जब से उनके सबसे बड़े भाई ने मास्टर जियो के साथ काम करना शुरू किया, उन्होंने उन्हें घर पर कम ही देखा और उनके आंगन में जाने जैसा कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसे यह कई सालों से नहीं हुआ था। यान वेंजियू ने यान वेंजी की उलझन को भांपते हुए न जानने का नाटक किया और केवल मुस्कुराया। मैं अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहता था और अब मैं जियो यान के साथ काम करने में व्यस्त हूँ। मुझे आपके आंगन में आए काफी समय हो गया है। चलो चलो अपने अध्ययन में बैठते हैं। दोनों ने अध्ययन में प्रवेश किया और यान वेंशियू ने पहले यान वेंजी के अध्ययन के चारों ओर देखा, फिर उन विषयों पर बातचीत शुरू की जिनमें यान वेंजी की रुचि थी। एक बार जब यान वेंजी को आराम मिला तो यान वेंशियू ने धीरे धीरे बातचीत को शादी के विषय की ओर बढ़ाया। मुझे पता है कि परिवार इस समय आपकी शादी की व्यवस्था पर चर्चा कर रहा है। आपके सबसे बड़े भाई के रूप में मैं मदद करने के लिए बहुत कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैंने उन परिवारों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए किसी को भेजा है जिन पर दूसरी चाची विचार कर रही है। एक नजर डालें। हमारी शादियां, भले ही हमारे माता पिता द्वारा तय की गई हो, अंततः हमारे अपने जीवन से संबंधित होती हैं। इसलिए यह स्पष्ट रूप से समझना महत्वपूर्ण है कि हम क्या कर रहे हैं। अपने हाथों में मोटा पत्र लेकर यान वेंजी को उलझन महसूस हुई। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके भाई की मुलाकात उसके वैवाहिक मामलों के बारे में होगी। यान वेंशियू अधिक समय तक नहीं रुके। थोड़ी देर के बाद वह चला गया, लेकिन जाने से पहले उसने चिढ़ाने वाले लहजे में यान वेंकाई की सुशियू के प्रेमालाप का उल्लेख किया। हमारे परिवार में सबसे अधिक परेशान करने वाला वेंकाई है। उसकी सगाई उस लड़की से हुई है जिसे उसने खुद चुना था और उसने ही उसका पीछा किया था। पहले पिता और मां ने सोचा कि हमारे परिवार की स्थिति सू के बराबर नहीं थी, लेकिन उस व्यक्ति ने वादा किया कि जब तक वह जीवित रहेगा तब तक वह कभी भी दूसरी उपपत्नी नहीं लेगा, और इस तरह उसने सू परिवार पर जीत हासिल की। यान वेंजी ने यान वेंशियू के शब्दों के अंतर्निहित निहितार्थ को समझा। उनके बड़े भाई उनसे कह रहे थे कि कुछ चीजों के लिए खुद ही लड़ना पड़ता है और साथ ही त्याग भी करना पड़ता है। यान वेंशियू के चले जाने के बाद यान वेंजी ने एकत्रित जानकारी को ध्यान से पढ़ा और मन ही मन सोचा कि भावी दुल्हनों के लिए उसकी मां की पसंद वास्तव में बहुत अच्छी नहीं थी। उसे केवल उनके परिवार की दिखावे की परवाह थी, सामग्री की नहीं। एक क्षण के चिंतन के बाद अंततः उसकी नजर झू परिवार की चौथी शाखा के बारे में जानकारी पर टिकी और कुछ देर रुकने के बाद वह अपने माता पिता के आंगन की ओर चला गया। जैसे ही वह आंगन में दाखिल हुआ, उसने यान यल को शिकायत करते हुए सुना, मैं सबसे बड़ी बहन के बारे में बुरा बोलने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन देखो उसने आज क्या किया। उसने हमें जल मंडप में बुलाया, गर्मियों के कपड़ों के बारे में बमुश्किल कुछ शब्द बोले, लेकिन उस मिस झू की प्रशंसा करने में समय बिताया, जिसकी एक बार सगाई हो चुकी थी। मैं वास्तव में नहीं जानता कि वह क्या सोच रही है। यह सुनकर यान वेंजी रुक गए। क्या ऐसा हो सकता है कि सबसे बड़ी बहन के शब्द विशेष रूप से उसके लिए थे? उनकी याद में सबसे बड़ी बहन उनकी दूसरी शाखा के बहुत करीब नहीं थी। यान यहुआन के प्रति कुछ हद तक मित्रवत होने के अलावा वह बाकी के प्रति उदासीन थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उसके वैवाहिक मामलों में सक्रिय रुचि लेगी। उसे और भी आश्चर्य हुआ कि रात के खाने के बाद दादी ने उसे अकेले रखने की पहल की। बूढ़ी मैडम यान ने यान वेंजी का हाथ पकड़ लिया। वेंजी, अपनी दादी को ईमानदारी से बताओ, तुम्हें किस तरह की लड़की पसंद है? इन वर्षों में मैंने कई भोजों में भाग लिया है और कई युवा महिलाओं को देखा है। तुम मुझे अपनी पसंद बताओ और मैं तुम्हें देखने में मदद करूंगा। यान वेंजी ने कड़ी मुस्कान दी, दादी, मेरे मन में कोई विशेष लड़की नहीं है। अचानक बूढ़ी मैडम यान ने यान वेंजी के सिर पर हाथ मारा।
तुम मूर्ख नहीं लग रहे हो, तुम्हें पता है। वेंकाई को पता था कि अपने लिए पत्नी कैसे ढूंढनी है, क्या तुम थोड़ा प्रयास करना नहीं जानते? यान वेंजी के पास शब्द नहीं थे और अंततः उसे भागना पड़ा। अपने ही आंगन में यान वेंजी को अचानक महसूस हुआ कि हर किसी का ध्यान केंद्रित होना इतनी अच्छी बात नहीं है। मेज पर रखे पत्रों को देखते हुए वह जू कियुन के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सका और उसने उस रात उससे क्या कहा था। हालांकि उसे उसे चुनना पड़ा क्योंकि उसकी एक बार सगाई हो चुकी थी, जैसा कि सबसे बड़ी बहन ने कहा था। उसने अपनी सगाई तोड़ दी, उसने प्रस्ताव करना चाहा, वे बस इस समय संयोगवश संयोग कर रहे थे। शायद यही उनकी नियति थी।